जब मुझे पता चला कि मैं एक सबसे बड़े रईस परिवार का असली वारिस हूं, तो मैं अपने परिवार से मिलने ही जा रहा था। लेकिन रास्ते में किसी ने मुझे बेहोश कर दिया और समुद्र में फेंक दिया। मैं किसी तरह मौत के मुंह से बचकर वापस लौटा। होश में आते ही मैं सीधे पुलिस को साथ लेकर उस आलीशान हवेली पहुंच गया, जहां मेरा परिवार अपने बेटे का स्वागत कर रहा था। जिस नकली आदमी ने मेरी पहचान चुराकर मेरी जगह ले ली थी, जैसे ही उसने मुझे देखा, उसका चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। वह घबराकर लगातार एमई परिवार के लोगों के पीछे छिपने लगा। मेई परिवार के मुखिया एक कदम आगे बढ़े और मुख्य पुलिस अधिकारी से गंभीर स्वर में बोले, ऑफिसर, आप सब अचानक यहाँ किस सिलसिले में आए हैं? बात करते करते उनकी नजर अनजाने में मुझ पर पड़ी। न जाने क्यों उन्हें मुझे देखकर एक अजीब सी अपनापन महसूस हुआ। पुलिस अधिकारी ने सीधे कहा, मिस्टर मेई, शिकायत इस युवक ने दर्ज कराई है। इनका कहना है कि किसी ने इन्हें जान से मारने की कोशिश की थी और मुख्य संदिग्ध हैं आपके पास खड़े मिस्टर श्याओ चुशेंग। यह सुनते ही श्याओ चुशेंग का दिमाग सुन्न पड़ गया। अपने मन का डर दबाकर वह जोर से चिल्लाया, चीशा, तू अभी तक मरा क्यों नहीं? तू वापस अनाथालय क्यों नहीं चला जाता? तू हमेशा मुझे तंग करता था, अब फिर से मुझे फंसाने आ गया है। लेकिन अब पहले जैसा नहीं है, अब मेरे माँ बाप हैं। तू यहां से निकल जा। इतना कहते हुए वह मेई परिवार के मुखिया की बांह कसकर पकड़कर रोने लगा। पापा, इसे यहां से भगा दीजिए, मुझे इससे बहुत डर लगता है। यह हमेशा मुझे परेशान करता था। कृपया इसे यहां से निकाल दीजिए। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैं बिजली की तेजी से उसके सामने पहुंच गया। मैंने उसके बाल पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और दूसरे हाथ से धड़ाधड़ उसके मुंह पर कई जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। यह सब इतना अचानक हुआ कि वहां मौजूद हर इंसान स्तब्ध रह गया। सबसे पहले पुलिस वालों को होश आया। शीशा, बस करो, शांत हो जाओ, फौरन हाथ रोक लो। मेरे हर थप्पड़ के साथ शाओ चुशेंग के मुंह से एक एक दांत बाहर निकल रहा था। अगर मैं कुछ देर और मारता तो उसकी जान भी जा सकती थी। तभी मेई परिवार के मुखिया को होश आया। उन्होंने जोर से चिल्लाकर आदेश दिया, सिक्योरिटी, जल्दी आओ, इसे तुरंत इससे अलग करो। कई प्रशिक्षित बॉडीगार्ड तुरंत अंदर दौड़कर आए, लेकिन वे मेरे पास पहुंच भी नहीं पाए थे कि मैंने एक ही लात मारकर उन्हें दूर उड़ा दिया। बाकी लोग भी आगे बढ़ने को बेताब थे। उसी वक्त मैंने झटके से श्याओ चुशेंग को जमीन से उठा लिया और उसकी गर्दन को कसकर दबोच लिया। मैंने ठंडी आवाज में कहा, मैं सलाह दूंगा कि तुम लोग एक कदम भी आगे मत बढ़ना, वरना अगर मेरे हाथ से जरा सा भी जोर लग गया। इतना कहते ही श्याओ चुशेंग के गले से दर्द भरी घुटी हुई आवाज निकलने लगी। मैं हल्की मुस्कान के साथ बोला, कहीं ऐसा ना हो कि मैं गलती से इसका गला ही घोंट दूं। यह जानलेवा धमकी सुनते ही पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। यहां तक कि पुलिस वालों की डांट भी वहीं थम गई। मेई चाओफिंग ने खुद को जबरदस्ती शांत किया और गंभीर स्वर में कहा, बेटा, जो भी बात है आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। अगर चुशेंग ने सचमुच तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है तो मैं, मेई चाओफिंग, इसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा। मैं उसे किसी भी हाल में नहीं बचाऊंगा। लेकिन अगर तुम सिर्फ बेवजह हंगामा कर रहे हो और मेरे मेई परिवार के किसी सदस्य को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की, तो मैं भी चुप बैठने वालों में से नहीं हूं। क्या पहले तुम बता सकते हो कि आखिर हुआ क्या है? उन्होंने एक नजर श्याओ चुशेंग के पीले पड़ चुके चेहरे पर डाली और गंभीरता से आगे कहा, और अगर तुमने सचमुच यहीं इसका गला घोंट दिया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। क्या यह सच में इसके लायक है? मैंने उनकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। मैंने अपनी पकड़ में तड़प रहे श्याओ चुशेंग की तरफ देखा और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, हरामजादे, तूने अपने ही दादा पर हाथ उठाने की हिम्मत की? लगता है जीने से ऊब गया है ना? मुझे जिंदा देखकर बहुत हैरानी हो रही है। सुन ले, मैं उसी खाई के नीचे से रेंग कर वापस आया हूं, सिर्फ तुझसे बदला लेने के लिए। श्याओ चुशेंग का दम घुटने लगा। उसकी आंखों में सिर्फ दहशत थी। ये कैसे हो सकता है? ये अभी तक जिंदा कैसे है? उसके मुंह से खून बह रहा था। मैंने उसे ऐसे जमीन पर फेंक दिया जैसे कोई कूड़ा फेंकता है। फिर उसके शरीर पर अपना पैर रख दिया। उसके बाद आराम से सोफे पर टिककर बैठ गया और पैर पर पैर चढ़ा लिया। मेरा अंदाज देखने में बेहद लापरवाह था, लेकिन मेरे पूरे शरीर से ऐसा रौब और दबदबा निकल रहा था कि किसी में दोबारा आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं बची। मैं उसी तरह श्याओ चुशेंग के ऊपर पैर रखे खड़ा रहा। मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मैं बिना किसी जल्दबाजी के ड्राइंग रूम में मौजूद हर व्यक्ति के अलग अलग भावों को बड़े आराम से देख रहा था। मेरे पैर के नीचे दबा श्याओ चुशेंग दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था। उसकी आंखों में नफरत और डर साफ दिखाई दे रहे थे। वह मदद के लिए चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वह सिर्फ उस बेबसी से मेई परिवार की तरफ मदद की उम्मीद में देख सकता था। जैसे ही मैंने उस पर हमला किया था, मेई परिवार की मां पहले ही डर के मारे सुन्न पड़ चुकी थी। इस समय मेई लियांगसिन और मेई शीवांग उन्हें अपने पीछे सुरक्षित किए हुए थे। वह अब भी सदमे से पूरी तरह उबर नहीं पाई थी। उन्होंने पहले मेरी तरफ देखा, फिर जमीन पर बुरी हालत में पड़े श्याओ चुशेंग की तरफ। उनके मन में अजीब सी उथल पुथल चल रही थी। एक तरफ उन्हें मुझसे डर लग रहा था, तो दूसरी तरफ श्याओ चुशेंग के लिए उनके दिल में बेवजह सी दया भी उमड़ रही थी। वह मेई चाओफिंग से कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन मेई चाओफिंग ने हल्के से सिर हिलाकर उन्हें रोक दिया। उन्होंने देखा कि शायद मैं बात करने के लिए तैयार हूं। वो कुछ बोलने ही वाले थे कि मैंने उनसे पहले ही बोलना शुरू कर दिया। मेरी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी बेफिक्री भी थी। पहले अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम चीशा है। उम्र लगभग 18 साल होगी। आखिर मैं एक अनाथ हूं। मेरा असली जन्मदिन क्या है मुझे खुद नहीं पता, लेकिन वो जरूरी नहीं है। मैं थोड़ा रुका, फिर जानबूझकर अपने पैर के नीचे जोर से दबाव बढ़ा दिया। मेरे पैर के नीचे दबा श्याओ चुशेंग दर्द से कांप उठा। मैंने शांत स्वर में आगे कहा, असल बात यह है कि मैं और यह, हम दोनों एक ही अनाथालय में पले बड़े हैं।
एक हफ्ता पहले ये अनाथालय छोड़कर चला गया। इसने कहा था कि इसे अपने असली माँ बाप मिल गए हैं। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात देखो, जिस दिन ये वहां से गया उसी दिन किसी ने मुझे पीछे वाले पहाड़ की खाई में धक्का दे दिया। मैं तो लगभग यमराज से मिलने ही वाला था। मैंने सबकी तरफ देखकर हल्की मुस्कान के साथ पूछा, अब जरा तुम लोग ही बताओ, ऐसा क्यों हुआ होगा? पूरा ड्राइंग रूम एकदम शांत हो गया। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। स्पष्ट था कि मेरी बात का असली मतलब किसी की समझ में नहीं आया था। लेकिन मे लियांगसिन जैसे किसी अहम बात तक पहुंच चुका था। हालांकि वह ख्याल इतना चौंकाने वाला था कि वह खुद भी उस पर यकीन करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। मेरी बात पूरे हॉल में गिरी, किसी आसमानी बिजली की तरह गूंज उठी। वो नकली है? ये कैसे हो सकता है? सब लोग अभी हत्या की कोशिश वाली बात के सदमे से बाहर भी नहीं निकले थे कि इस उससे भी ज्यादा चौंकाने वाले सच ने उनके दिमाग को पूरी तरह सुन्न कर दिया। कुछ पल के लिए पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मे चाओफेंग सबसे पहले होश में आए। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी मे लियांगसिन की ओर तेज नजरों से देखते हुए पूछा, शिंग सिंह, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम आखिर जानती क्या हो? लेकिन मे लियांगसिन ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप मेरी तरफ देखता रहा। उसके होठों पर जैसे सब कुछ समझ जाने वाली हल्की सी मुस्कान उभर आई। उसने मेरी तरफ देखकर पूछा, क्या मैं सही समझा हूं? मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों में एक पल के लिए हैरानी झलकी। फिर मैं हल्का सा हंस पड़ा। मेरे चेहरे पर बिना किसी छिपाव के उसकी समझदारी के लिए प्रशंसा साफ दिखाई दे रही थी। बिल्कुल सही। जिस दिन इसे पता चला कि असली वारिस मैं हूं, उसी दिन इसने मुझे पीछे वाले पहाड़ पर बुलाकर खाई में धक्का दे दिया और जाते जाते मुझसे कहा, अब मैं जाकर ऐश की जिंदगी जीऊंगा और तू मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। मैंने कंधे उचकाए। मेरे चेहरे पर बेपरवाही भरी हल्की सी मुस्कान थी। शायद ऊपर वाला भी सोच रहा होगा कि मैं बहुत बदनसीब हूं। किस्मत में तो एक बड़े रईस घराने का बड़ा बेटा बनना लिखा था, लेकिन इतने सालों तक सिर्फ दुख और तकलीफें ही झेली। शायद भगवान से भी ये सब देखा नहीं गया, इसलिए मैं मरा नहीं। मे लियांगसिन ने तुरंत पूछा, फिर उसके बाद क्या हुआ? मैं मुस्कुराया। फिर क्या, सिर्फ अपनी जबरदस्त इच्छा शक्ति के दम पर मैं उस मनहूस जगह से रेंगता हुआ बाहर निकल आया। मैंने हंसते हुए पूछा, कहो, मैं कमाल का नहीं हूं? मैंने सबसे खौफनाक सच्चाई को भी ऐसे आराम से बताया जैसे कोई मजेदार किस्सा सुना रहा हूं। मेरी इस बेफिक्री को देखकर मे लियांगसिन के होंठ भी अनायास फड़क उठे। मे लियांगसिन ने मुझे पहली बार देखते ही अपने दिल में एक अजीब सा अपनापन महसूस किया था। ऐसा एहसास उसे शाओ चुशिंग के सामने कभी नहीं हुआ था। उधर मे परिवार के बाकी लोग पूरी तरह सन्न रह गए थे। एमआई मां का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उनका शरीर लड़खड़ाने लगा। एक के बाद एक लगे इन झटकों ने उन्हें लगभग तोड़कर रख दिया था। जबकि मे शिवांग शुरुआती हैरानी के बाद मन ही मन बेहद खुश था। तो ये निकला नकली? तभी हर बात पर मेरे खिलाफ पड़ा रहता था। जो हुआ सही हुआ। मे चाओफोंग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम सिर्फ तुम्हारी बात के आधार पर कोई फैसला नहीं कर सकते। क्या तुम पहले इसे छोड़ सकते हो? लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही मे लियांगसिन ने उन्हें बीच में रोक दिया। पापा, अगर जानना है कि यह सच बोल रहा है या झूठ, तो एक बार फिर डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। मैंने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, इस बार कोई भी मेरे खून का सैंपल बदलने की कोशिश नहीं करेगा, वरना अगली बार मैं इतना शांति से बात नहीं करूंगा। फिर मैंने अचानक अपना पेट सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। जल्दी से मेरा सैंपल ले लो। उसके बाद मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाना बनवा देना। अगर सूअर के पांव और खूब सारा मांस हो तो और भी बढ़िया, मुझे बहुत पसंद है। इतने तनाव भरे माहौल में भी मेरा आराम से खाने का ऑर्डर देना वहां मौजूद कई लोगों के चेहरे पर हल्की मुस्कान ले आया, मानो कमरे का भारी माहौल भी थोड़ा हल्का हो गया हो। एक तरफ खड़ी महिला पुलिस अधिकारी ने बेबसी से आंखें घुमा ली। मैंने उसके चेहरे का भाव देखा तो अपने पैर के नीचे दबे शाओ चूशिंग को ऐसे लात मारकर उसकी तरफ उछाल दिया जैसे कोई फुटबॉल को किक मारता है। आह, मेरी इस अचानक हरकत से सब लोग फिर से चौंक गए। पुलिस अधिकारी घबराकर उसे पकड़ने के लिए दौड़ी, लेकिन तब तक शाओ चुशिंग जोर की आवाज के साथ धड़ाम से जमीन पर गिर चुका था। शाओ चुशिंग दर्द से जमीन पर लौटने लगा और लगातार चीखने लगा। पुलिस अधिकारी गुस्से से मेरी तरफ देखकर चिल्लाया, जरा हल्के हाथ से नहीं कर सकते थे? अगर इसे कुछ हो गया तो? क्या सच में जेल जाकर उम्र बिताना चाहते हो? मैंने बेपरवाही से हाथ हिलाया। मेरी आवाज बिल्कुल हल्की थी, जैसे मैंने कोई बड़ी बात ही ना की हो। अरे पुलिस अंकल, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इसमें कोई और हुनर हो या ना हो, लेकिन इसकी चमड़ी बहुत मोटी है। इसकी किस्मत भी बड़ी जिद्दी है। इतनी आसानी से इसे कुछ नहीं होगा। और वैसे भी मैं अपना हाथ बहुत नाप तोल कर चलाता हूं। इतना कहकर मैंने गुस्से से मुझे घूर रहे पुलिस अधिकारी की तरफ एक मासूम सी मुस्कान फेंक दी। उसे मेरा चेहरा देखते ही अपना रक्तचाप बढ़ता हुआ महसूस होने लगा। उसकी कनपटियां धड़कने लगी। हाथ नाप तोल कर चलाता हूं? उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इतनी बेशर्मी से यह बात कैसे कह सकता हूं। पिछले कुछ दिनों में थाने में मेरे कारण जो हंगामा मचा था, उसे याद करते ही उसके चेहरे पर बेबसी छा गई। आज तक पुलिस वालों की समझ में नहीं आया था कि मैं, जो देखने में इतना जवान था और शरीर से भी कोई खास ताकतवर नहीं लगता था, आखिर इतनी जबरदस्त ताकत और इतने खतरनाक दांव पेंच कहां से लाता था। मैं सचमुच सिरदर्द बना हुआ था। हालांकि जिन लोगों की मैंने धुनाई की थी वे सभी नामी अपराधी और वांछित भगोड़े थे, लेकिन जब पुलिस ने उन अपराधियों की हालत देखी थी तो हर किसी के दांत तक दर्द करने लगे थे। उस बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा था। एक ही बात थी, उसे याद करके सबका सिर दर्द करने लगता था। उधर जिसे मैंने लात मारकर पुलिस वालों के पास फेंका था, उस श्याओ चूशेंग को लग रहा था जैसे उसके पूरे शरीर की हड्डियां टूटकर बिखर गई हों। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन अभी कुछ देर पहले तक उसके गले से एक आवाज भी नहीं निकल रही थी। वह रो रोकर सबकी सहानुभूति बटोरना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि कहीं उसकी आवाज
अब भी बंद न हो। जैसे ही उसने मुंह खोला, उसे हैरानी के साथ पता चला कि उसकी आवाज वापस आ गई है, मानो डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। वह पूरी ताकत से रोते हुए चिल्लाया, माँ, पापा, मैं ही आपका असली बेटा हूं, वही नकली है। वह आप सबको धोखा दे रहा है। उसकी किसी बात पर भरोसा मत कीजिए। तभी हवा को चीरती हुई एक तेज आवाज गूंजी। शाओ चूशेंग अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि एक सेब तोप के गोले की तरह उसकी तरफ उड़ता हुआ आया। अगले ही पल वह पूरी सटीकता के साथ सीधे उसके मुंह में जा घुसा। जोर इतना भयानक था कि उसके बाकी सारे शब्द उसी के मुंह में वापस ठूंस दिए गए। अब उसके मुंह से सिर्फ उह उह जैसी घुटी हुई आवाजें ही निकल रही थीं। पूरा घटनाक्रम बिजली की चमक जितनी तेजी से हुआ, बस एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी। किसी ने भी साफ नहीं देखा कि मैंने यह कैसे किया। इतनी दूर से बस यूं ही हाथ घुमाकर फेंका और सेब सीधा उसके मुंह में जा घुसा। इतनी सटीक निशानेबाजी और इतनी ताकत, यह तो हद से ज्यादा अविश्वसनीय था। उधर मियाई परिवार का सबसे छोटा बेटा लेसी डरने के बजाय उत्साह से भर गया। उसकी आंखें चमक उठी। वह लगभग श्रद्धा भरी नजरों से मुझे घूरने लगा। उसके मन में एक ही बात बार बार गूंज रही थी, हे भगवान, मार्शल आर्ट्स मास्टर! ये तो सचमुच कोई महान मार्शल आर्ट्स मास्टर है। कमाल है, इतना जबरदस्त इंसान मैंने कभी नहीं देखा। मैंने आराम से अपने हाथ झाड़े, मानो उन पर लगी कोई धूल साफ कर रहा हूं, जबकि वहां धूल का नामो निशान भी नहीं था। फिर मैंने जमीन पर तड़प रहे शाओ चूशेंग की तरफ घृणा से देखा और इतनी ऊंची आवाज में कहा कि पूरे हॉल में साफ सुनाई दे, बहुत शोर मचा लिया। तेरी आवाज से मेरे कान फटने वाले थे। मैं झूठ बोल रहा हूं या नहीं, थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। इतना कहकर मैं अचानक रुक गया, जैसे मुझे कुछ याद आ गया हो। अरे एक मिनट, डीएनए टेस्ट तो बालों से भी हो सकता है ना? फिर खून निकालने की क्या जरूरत है? मैं भी आखिर मर्द हूं, मुझे भी सुई से दर्द होता है। ये कहते हुए मैंने बहुत सावधानी से अपने सिर से एक बाल उखाड़ा, इतनी नरमी से मानो खुद को जरा सा भी दर्द नहीं देना चाहता हूं। फिर मैंने वह बाल अपने सबसे पास खड़े मे चाओफिंग की तरफ बढ़ा दिया। लो, जल्दी टेस्ट करवा लो, रिपोर्ट आ जाए तो मैं आराम से खाना खाऊं। भूख से जान निकली जा रही है। मे चाओफोंग ने अपनी आंखों के सामने बढ़ाए गए उस एक बाल को देखा और कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। फिर उन्होंने बेबस होकर उसे ले लिया। खुद को संभालने के बाद उन्होंने बटलर चिन से कहा, ओल्ड लिन, तुम खुद जाओ, सबसे भरोसेमंद और सबसे प्रतिष्ठित लैब में डीएनए टेस्ट करवाओ। याद रखना, सबसे तेजी से काम होना चाहिए। मैं सबसे पहले रिपोर्ट देखना चाहता हूं। जी सर। बटलर ने जरा भी देर नहीं की। उन्होंने वो बाल सावधानी से लिया और तुरंत अस्पताल की ओर निकल पड़े। बटलर के जाते ही ड्राइंग रूम का माहौल पहले से भी ज्यादा भारी हो गया। शाओ चुशेंग का चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ चुका था। उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। वह अपने मुंह में फंसे उस सेब को निकालना चाहता था, जो उसे लगभग दम घोंटने पर मजबूर कर रहा था, लेकिन उसकी दोनों बाहों में जैसे बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। उसने कई बार बेबस होकर उसे खींचने की कोशिश की, मगर सेब अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। उसके दिल में डर की ठंडी लहरें धीरे धीरे फैलने लगीं। सब खत्म हो गया। जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी, मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। दौलत, शोहरत, सब एक पल में खत्म हो जाएगा। यह सोचते ही उसने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखें जहर और नफरत से भरी हुई थीं। वह मुझे घूरते हुए मन ही मन चीख रहा था, क्यों? आखिर क्यों? ये मरा क्यों नहीं? ये उस खाई के नीचे चुपचाप मर क्यों नहीं गया? ये वापस क्यों आया? मेरी इतनी मुश्किल से मिली जिंदगी बर्बाद करने के लिए ही क्यों? मैंने उसकी उन आंखों को देखा जिनमें मुझे जिंदा निगल जाने जैसी नफरत भरी हुई थी, लेकिन मुझे जरा भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि ऐसा लगा जैसे मैं कोई मजेदार तमाशा देख रहा हूं। मेरा मूड और भी अच्छा हो गया। मैंने आराम से एक धुला हुआ नाशपाती उठाई, कर्र एक बड़ा सा कौर लिया। मीठा रस मुंह में फैलते ही मैंने संतोष से आंखें आधी बंद कर ली। खाना खाते खाते ही मैंने शाओ चूशेंग की तरफ देखकर बोलना शुरू किया। मेरी रफ्तार इतनी तेज थी मानो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन लगातार पंच मार रहा हो, और हर दो शब्दों के बीच नाशपाती चबाने की आवाज गूंज रही थी। कर मेरी जगह लेना चाहता था? लगता है तू सपने देख रहा था। रिपोर्ट आने दे। अगर तेरी ऐसी धुनाई न कर दूं कि जिंदगी भर याद रखे, और फिर तुझे घसीटकर उसी गंदे नाले में न फेंक दूं जहां तेरी असली जगह है। कर। और सुन, तूने ये कहने की हिम्मत कैसे की कि अनाथालय में मैं तुझे परेशान करता था? कर। बकवास मत कर। मुझे तो रोज अपना पेट भरने की चिंता लगी रहती थी। तेरे जैसे निकम्मे को तंग करने की फुर्सत किसके पास थी? तू तो हर वक्त रोता ही रहता था, बेचारा बनने का नाटक करता था। सच में मनहूस था तू। ऊपर से मेरी ही जिंदगी हड़पने की साजिश करने लगा। दिन भर अनाथालय में मासूम और कमजोर बनने का ड्रामा करता था। जरा ये भी देख लेता, वहां कौन था जिसकी जिंदगी आसान थी? सब दुख झेल रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा नौटंकी सिर्फ तू ही करता था। घिन आती है तुझसे। मैं जितनी बातें बोलता, हर वाक्य के साथ नाशपाती चबाने की एक तेज आवाज भी गूंजती। मैं बड़े मजे से फल खा रहा था और उतने ही मजे से शाओ चूशेंग को खरी खोटी सुना रहा था। वहां मौजूद बाकी लोग मुझे देखते रह गए। एक तरफ मैं पूरे स्वाद लेकर फल खा रहा था, दूसरी तरफ बिना किसी रहम के शाओ चूसेंग की धज्जियां उड़ा रहा था। यह नजारा उन्हें जितना अजीब लग रहा था, उतना ही अजीब तरह से सुकून भी दे रहा था। सबके मन में हंसी आ रही थी, लेकिन माहौल देखकर कोई हंस भी नहीं सकता था। सब बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक रहे थे।
उनके चेहरे के भाव लगभग काबू से बाहर हो चुके थे। उधर मेई येसी तो मेरे इस अनोखे अंदाज से पूरी तरह प्रभावित हो चुका था। वह भागता हुआ स्नैक्स वाली अलमारी तक गया और तरह तरह के ढेर सारे नाश्ते उठाकर ले आया। फिर बड़े संभल कर मेरे पास आया। उसने अपने हिसाब से सबसे प्यारी और दोस्ताना मुस्कान दी और बोला, छोटे भाई नमस्ते, मेरा नाम मेई येसी है। शायद मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं। ही घर में तुम्हारा स्वागत है। बाकी लोग उसे इतना उत्साहित देखकर उसे रोकना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही मैंने सिर तक उठाए बिना जवाब दे दिया, कौन बहन? यूं ही किसी को रिश्तेदार मत बना दो, पहले रिपोर्ट आने दो। और सुन, अगर रिपोर्ट मेरे पक्ष में भी आई तब भी तुम मेरी बहन नहीं बन जाओगी। मैं येसी के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसने नाराजन होकर पूछा, क्यों? आखिरकार मैंने उसकी तरफ एक नजर डाली और उसे एक सफेद सी नजर दिखाते हुए कहा, जहां तक मुझे पता है हम दोनों जुड़वां हैं, है ना? तो फिर मैं बड़ा भाई क्यों नहीं हो सकता? किसने तय कर दिया कि तू ही बड़ी बहन होगी? मैं छोटा भाई बिल्कुल नहीं बनूंगा, मुझे तो बड़ा भाई ही बनना है। यह सुनते ही मैं येसी बेचैन हो गई। उसने तुरंत विरोध किया, मैं ही तुम्हारी बड़ी बहन हूं। मां ने कहा था कि मेरा जन्म तुमसे पहले हुआ था, इसलिए मैं बड़ी बहन हूं, समझे? मैंने शांत नजरों से मीमा की तरफ देखा। उनका चेहरा अभी भी थोड़ा पीला था। फिर मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के दृढ़ स्वर में कहा, उन्होंने कहा तो क्या हुआ? इससे कुछ साबित नहीं होता। और फिर सबसे पहले बाहर कौन आया था? ये मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है? मैंने कह दिया कि मैं बड़ा भाई हूं, तो मैं ही बड़ा भाई हूं, और तू मेरी छोटी बहन है, समझी? मैं येसी अभी भी अपनी बड़ी बहन वाली इज्जत बचाने के लिए कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन तभी मैंने बस हल्के से उसकी तरफ देखा। उस नजर में कोई हत्या का इरादा नहीं था, लेकिन उसमें एक ऐसी स्वाभाविक दबंगई थी, मानो कोई शिकारी जानवर भोजन श्रृंखला के सबसे ऊपर खड़ा हो। मैं येसी उसी पल सहम गई। वह बिल्कुल उस डरे हुए खरगोश जैसी लग रही थी जिसकी गर्दन किसी ने पकड़ ली हो। उसके गले में सारे शब्द अटक गए। उसने अनायास अपनी गर्दन सिकोड़ ली और फिर एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। यह दृश्य देखकर मेई परिवार के बाकी लोग पूरी तरह हैरान रह गए। वे मेई येसी को बहुत अच्छी तरह जानते थे। बचपन से ही उसे सबका दुलार मिला था। मेई चाओफिंग और मेई लियांगसिन को छोड़कर कोई भी उसे सच में काबू नहीं कर पाता था। लेकिन आज एक ऐसा लड़का जो अभी 1 घंटे पहले ही इस घर में आया था और जिसकी असली पहचान भी अभी साबित नहीं हुई थी, उसने सिर्फ एक नजर से उसे पूरी तरह चुप करा दिया। यह नजारा किसी चमत्कार से कम नहीं था। उधर मेई शिवांग एक तरफ खड़ा था। उसके मन में तरह तरह के भाव उमड़ रहे थे। जब उसे पता चला कि शाओ चूशिंग शायद नकली है, तो उसके दिल में राहत और खुशी की एक लहर दौड़ गई। आखिर शाओ चूशिंग के इस घर में आने के बाद से वह लगातार उसकी खुली और छिपी चालों का शिकार बनता रहा था। मेई शिवांग के मन में पिछले कई दिनों से भरा हुआ घुटन का बोझ जैसे हल्का होने लगा। अगर सबसे बड़ा खतरा शाओ चूशिंग सचमुच इस घर से बाहर हो जाए, तो उसके लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती थी। लेकिन मेरे रूप में जो नया भाई सामने आया था, उसका व्यवहार इतना दबंग, इतना अजीब और इतना अलग था कि उसके मन में एक नया डर भी पैदा हो गया। अगर यही असली वारिस है, तो कहीं ये शाओ चूशिंग से भी ज्यादा मुश्किल इंसान तो नहीं? और मैं जो इस परिवार में पला बड़ा हूं, मेरा आगे क्या होगा? क्या आने वाले दिन और भी कठिन हो जाएंगे? सब लोग अपने अपने विचारों में डूबे इंतजार कर रहे थे। पूरे ड्राइंग रूम में बस मेरे स्नैक्स चबाने की नियमित कर कर की आवाज ही गूंज रही थी। वह आवाज इस भारी माहौल में और भी अजीब लग रही थी। मैं येसी ने देखा कि मैं बड़े मजे से खा रहा हूं, तो वह और भी मेहनत से मेरी स्नैक सप्लायर बन गई। कभी चिप्स, कभी बीफ जर्की, कभी मिठाइयां, वह एक के बाद एक मेरे सामने लाकर रखती जा रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, मानो मेरी तरफ से एक छोटी सी तारीफ मिल जाना ही उसके लिए सबसे बड़ा इनाम हो। मेई लियांगसिन ये सब चुपचाप देख रहा था। उसकी गहरी आंखों में हल्की सी मुस्कान उभरी। ये छोटा भाई सचमुच बड़ा दिलचस्प है। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर फिर शाओ चूशिंग पर गई। उसकी आंखों में गहरी चिंता की झलक उभर आई। उसी समय काफी कोशिशों के बाद पुलिस अधिकारी आखिरकार शाओ चूशिंग के मुंह में फंसा हुआ सेब निकालने में सफल हो गया। लेकिन जैसे ही सेब बाहर निकला, पूरा हॉल एक साथ ठंडी सांस खींचकर रह गया। उस लाल सेब में खून से सने कई दांत गहरे धंसे हुए थे। पूरा ड्राइंग रूम पल भर में सन्नाटे में डूब गया। आखिर कितनी भयानक ताकत होगी जो सिर्फ एक सेब से किसी के दांत तोड़ दे। पुलिस अधिकारी उस सबूत बने सेब को हाथ में पकड़े मुझे देखने लगा। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो कह रहा हो, मुझे पहले से ही पता था। फिर उसने बेबसी और सिरदर्द भरी नजर से मुझे घूरा। और उधर इस पूरी घटना का असली जिम्मेदार मैं बड़ी तल्लीनता से अपने सामने रखी बीफ जर्की खा रहा था। मैंने तो उधर देखने की भी जहमत नहीं उठाई, मानो वहां जो कुछ भी हुआ उससे मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना ही ना हो। उधर शाओ चूशिंग को जैसे ही महसूस हुआ कि उसके मुंह से सेब निकल गया, भीषण दर्द और गहरे अपमान ने शाओ चूशिंग को फिर से रोने पर मजबूर कर दिया। उसने जैसे ही मुंह खोलने की कोशिश की, पहले से तैयार खड़े पुलिस अधिकारी ने फुर्ती से उसका मुंह दबा दिया। वह उसके कान के पास झुककर धीमी लेकिन सख्त आवाज में बोला, बेहतर होगा कि अब एक शब्द भी मत बोलना। अगर फिर से चिल्लाया तो इस बार सच में हम भी तुझे नहीं बचा पाएंगे। उसकी इस बात का मतलब सिर्फ शाओ चूशिंग ही नहीं समझा। मेई चाओफिंग, मेई मा और मेई लियांगशिन ने भी तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा। तीनों समझ गए पुलिस अधिकारी कुछ छिपा रहा है। उसकी बातों से साफ लग रहा था कि इस पूरे मामले में अभी बहुत कुछ ऐसा है जो उन्हें अब तक पता नहीं था। उधर शाओ चूशिंग ने पुलिस अधिकारी की गंभीर आंखों में देखा, फिर उसने मेरी तरफ नजर घुमाई।
मैं अब भी आराम से बैठा स्नैक्स खा रहा था, मानो किसी भी पल उठकर उसे फिर से पीट सकता हूँ। आखिरकार उसके मन का डर उसके अपमान और गुस्से पर भारी पड़ गया। उसने अपने होंठ कसकर भींच लिए और दोबारा एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। पूरा ड्राइंग रूम एक बार फिर अजीब सी खामोशी में डूब गया। वहां सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टिक 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 की आवाज सुनाई दे रही थी और उसके बीच बीच में मेरे आराम से खाना चबाने की हल्की आवाज गूंज रही थी। इसी घुटन भरे माहौल में जब ऐसा लग रहा था मानो हवा भी जम गई हो, तभी बटलर तेजी से अंदर आया। उसके हाथ में एक सील बंद लिफाफा था। उसके चेहरे पर साफ घबराहट दिखाई दे रही थी। वह कुछ ही पन्नों की पतली सी रिपोर्ट सबके सामने रख दी गई। पूरा ड्राइंग रूम पल भर में सन्नाटे में डूब गया। मेई परिवार के हर सदस्य की नजर उस डीएनए रिपोर्ट पर टिक गई। हर किसी के दिल में उम्मीद भी थी और डर भी। बटलर गंभीर चेहरे के साथ रिपोर्ट लेकर मेई चाओफंग के पास गया। उन्होंने धीरे धीरे सील बंद लिफाफा खोला। उनकी तेज नजर रिपोर्ट की पंक्तियों पर दौड़ी, लेकिन अगले ही पल उनका मजबूत शरीर जोर से डगमगा गया, मानो उनके शरीर की सारी ताकत एक पल में निकल गई हो। वह भारी सांस लेते हुए वापस सोफे पर बैठ गए। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, बस कांपते हाथों से रिपोर्ट अपनी बेचैन पत्नी को थमा दी। मी मां ने जैसे ही रिपोर्ट पढ़नी शुरू की, उनकी नजर उस नतीजे वाली पंक्ति पर पहुंची और उनकी आंखों से आंसू फूट पड़े। उन्होंने टूटे हुए स्वर में कहा, सच सचमुच गलती हो गई थी। उन्होंने श्याओ चूशेंग की तरफ देखा। उनकी आंखों में दर्द, पछतावा और भय साफ दिखाई दे रहा था। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। इस बार उनकी आंखों में सिर्फ ममता, दर्द और अपराध बोध था। वह मेरा बेटा नहीं है। तुम ही मेरे असली बेटे हो। यह सोचते ही कि मैं इतने सालों तक बाहर भटकता रहा और ऊपर से इस नकली बेटे ने मुझे लगभग मरवा ही दिया था। यह सदमा उनके लिए असहनीय साबित हुआ। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उनका शरीर ढीला पड़ गया और वह पीछे की ओर बेहोश होकर गिर पड़ी। मां! मैडम! चारों तरफ घबराहट भरी आवाजें गूंज उठी। पूरा एमआई परिवार अफरा तफरी में पड़ गया और मैं अब भी अपने हाथ में एक अंगूर पकड़े खड़ा था। न उसे खा पा रहा था, न वापस रख पा रहा था। जो महिला अभी बेहोश हुई थी, कहने को वह मेरी सगी मां थी, लेकिन हम दोनों के बीच अभी तक कोई अपनापन या भावनात्मक रिश्ता बना ही नहीं था। अब अगर मैं भी रोता चिल्लाता और भावुक बनने का नाटक करता तो वह मुझे खुद ही बहुत बनावटी लगता। मुझे दिखावा करना कभी पसंद नहीं था, लेकिन उन्हें इस तरह घबराते हुए देखकर आखिरकार मैंने हाथ में पकड़ा अंगूर नीचे रख दिया और उनकी तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में परिवार के डॉक्टर भी पहुंच गए। उन्होंने एमी मां की जांच की और बोले, घबराने की जरूरत नहीं है। मैडम सिर्फ ज्यादा भावुक हो गई थी। उनका रक्तचाप और भावनाएं अचानक बढ़ गईं, इसलिए वे बेहोश हो गईं। कोई गंभीर समस्या नहीं है। यह सुनते ही सबने राहत की सांस ली। डॉक्टर के जाने के बाद मेई चाओफिंग ने थके हुए अंदाज में अपनी कनपटियां दबाई। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। गहरी सांस लेकर गंभीर स्वर में बोले, हम रिपोर्ट देख चुके हैं। तुम ही हमारे असली बेटे हो और श्याओ चुशेंग वह नकली है। उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, उसका पूरा हिसाब मेई परिवार जरूर करेगा। हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। उनके मुंह से यह बात सुनने के बाद बाकी सब लोगों की नजरें भी पूरी तरह बदल गईं। अब किसी को कोई शक नहीं रहा था। मैंने भी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी, बस हल्के से सिर हिला दिया। फिर सबके साथ कमरे से बाहर निकल आया, क्योंकि नीचे ड्राइंग रूम में अभी एक अधूरा हिसाब बाकी था। जब हम दोबारा नीचे पहुंचे तो पुलिस वालों ने हमारे चेहरों को देखकर ही समझ लिया कि डीएनए रिपोर्ट का नतीजा क्या आया है, लेकिन मेरे अपने हिसाब किताब अभी खत्म नहीं हुए थे। मैंने आराम से एक सेब उठाया, कर एक बड़ा सा कौर लिया, फिर धीरे धीरे चलते हुए श्याओ चूशेंग के सामने जाकर बैठ गया। वह जमीन पर ऐसे पड़ा था मानो उसकी पूरी हिम्मत टूट चुकी हो। मैंने उसे देखकर हल्की हंसी के साथ कहा, क्या हाल बना लिया है अपना? बड़ी दयनीय हालत हो गई है। मैंने जैसे ही हाथ उठाया, पास खड़े एक पुलिस अधिकारी ने बिजली सी फुर्ती से मेरी कलाई पकड़ ली। उसने मुझे जोर से पीछे खींच लिया, फिर गंभीर स्वर में बोला, खीशिया, अब सच सबके सामने आ चुका है। उसने अपराध किया है, अब कानून उसे सजा देगा। तुम फिर से हाथ उठाना चाहते हो? उसने लंबी सांस ली और समझाते हुए कहा, और एक बात, अब तुम एमई परिवार के असली युवा वारिस हो। तुम्हें अपनी छवि का भी ध्यान रखना होगा। अगर मीडिया को पता चला कि तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल करके किसी को पीट रहे हो तो तुम्हारी बदनामी होगी। मैंने बस ठंडी हंसी के साथ नाक सिकोड़ दी। उस बेकार की शोहरत की मुझे जरा भी परवाह नहीं है। उसने मेरी जान लेने की कोशिश की थी और अब तुम मुझे अपने हाथों से थोड़ा सा बदला लेने भी नहीं दोगे। सपने देखते रहो। पुलिस वाले के चेहरे पर तनाव देखकर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं उसे मारूंगा नहीं, बस थोड़ा सा गुस्सा निकालूंगा। यह सुनकर पुलिस अधिकारी के होंठ अनायास फड़क उठे। उसने मन ही मन सोचा, थोड़ा सा? तुम्हारे इस थोड़ा से ने तो पहले ही उसे आधा मरा बना दिया है। यह सोचते ही उसे सचमुच डर लगने लगा कि कहीं मैं फिर से श्याओ चूशिंग पर टूट न पड़ूं। उसने तुरंत अपने साथियों को इशारा किया। दोनों पुलिस वालों ने श्याओ चूशिंग को उठाया और उसे लेकर इतनी तेजी से बाहर भागे मानो उनके पीछे कोई खूंखार जानवर पड़ा हो। पलक झपकते ही मुख्य दरवाजा खाली हो गया। माई परिवार के लोग अभी ठीक से समझ भी नहीं पाए थे कि श्याओ चूशिंग को पुलिस पहले ही लेकर जा चुकी थी। मैंने काले पड़े चेहरे के साथ बड़बड़ाया, इतनी तेज भागने की क्या जरूरत थी? मैं उसे सच में मार थोड़े ही देता। मेई चाओफिंग ने अपना माथा दबाया। आज की घटनाओं ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह थका दिया था। तभी मेई ल्यांगसिन आगे बढ़ी और शांत स्वर में बोली, पिताजी, बाकी सब मैं संभाल लूंगी।
मे चाओफिंग की आंखें तुरंत ठंडी और तेज हो गईं। उन्होंने कठोर आवाज में कहा, ध्यान रहे, उसे उसके किए की पूरी कीमत चुकानी पड़े। जिसने मे परिवार को छूने की हिम्मत की है, उसे उसके परिणाम भी भुगतने होंगे। मे लैंगसिन ने हल्के से सिर हिलाया। फिर वह मेरी तरफ मुड़ी। उसके हमेशा सख्त रहने वाले चेहरे पर इस बार एक गर्मजोशी भरी मुस्कान थी। घर में स्वागत है छोटे भाई। मैं तुम्हारी बड़ी बहन मे लियांगसिन हूं। मैंने भौहें सिकोड़ ली। मैं अभी कहने ही वाला था, असल में बड़ा भाई तो मैं हूं, कि उसने पहले ही मेरी बात काट दी। मैं तुमसे पूरे 10 साल बड़ी हूं, इसलिए बिना किसी शक के मैं ही तुम्हारी बड़ी बहन हूं। मैंने उसकी आत्मविश्वास से भरी मुस्कान देखी और बेबसी में आंखें घुमा ली। जो बात मैं कहने वाला था उसे वापस निकल गया। मैंने मुंह बनाकर कहा, हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वह और ज्यादा मुस्कुराने लगी। सच है, कोई खास बात नहीं, बस तुम्हारी बड़ी बहन होना ही सबसे बड़ी बात है। इसलिए आगे से चुपचाप छोटे भाई बने रहना। मैंने उसे देखा। सच कहूं तो उसकी यह मुस्कान देखकर मेरे हाथ फिर से खुजलाने लगे, लेकिन मैं साफ महसूस कर सकता था कि यह बड़ी बहन दिल से मेरा स्वागत कर रही थी। चलो, मैं इतना भी छोटा दिल वाला नहीं हूं। सिर्फ बड़े छोटे के इस नाम के लिए उससे क्या लड़ना, आखिर यह सिर्फ एक नाम ही तो है। उसी समय मेई चाओफिंग अपराधबोध से भरे चेहरे के साथ धीरे धीरे मेरे सामने आकर खड़े हो गए। खीशा, घर में तुम्हारा स्वागत है। यह हमारी गलती थी कि तुम्हें इतने साल तक इतने कष्ट झेलने पड़े, और तुम तो लगभग। उन्होंने आधी बात पर ही खुद को रोक लिया। गहरी सांस लेकर उन्होंने आगे कहा, आज के बाद हम तुम्हारी हर कमी पूरी करेंगे। अब तुम्हें कभी कोई तकलीफ या अन्याय नहीं सहना पड़ेगा। मैंने हल्के से भौं उठाई। मन ही मन सोचा, असल दुख तो उस असली क्यूएक्सिया के साथ हो चुका है। वह तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। लेकिन यह बात मैं कभी किसी से नहीं कह सकता। बेशक मैंने अपने मन की यह बात जुबान पर नहीं आने दी। मेई चाओफिंग ने आगे कहा, जब तुम्हारी मां को होश आएगा तो वह सबसे पहले तुमसे मिलना चाहेंगी। अभी पहले तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करते हैं ताकि तुम्हारा पेट भर जाए, और आज रात पूरा परिवार मिलकर तुम्हारे स्वागत में एक दावत करेगा। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं थी। मैंने बेफिक्री से हाथ हिलाकर कहा, ठीक है, जैसा आपको सही लगे वैसा कर लीजिए। फिर मैंने अपना जोर जोर से गुड़गुड़ाता पेट थपथपाया और पूरी गंभीरता से कहा, बस खाना भरपूर होना चाहिए। मुझे सच में बहुत जोर की भूख लगी है। अभी जो थोड़ा बहुत स्नैक्स खाया था वह तो मेरे लिए दांतों में फंसने जितना भी नहीं था। मेरी यह सीधी सादी बात सुनकर मे चाओफिंग कुछ पल तक मुझे चुपचाप देखते रहे। उनके चेहरे पर कई तरह की भावनाएं एक साथ उभर आईं। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि मैंने पिछले कई साल कितनी कठिन जिंदगी बिताई होगी। उन्होंने बिना एक पल गंवाए बटलर की तरफ मुड़कर आदेश दिया, जल्दी जाओ, फौरन खाने का पूरा इंतजाम करो। उधर मुख्य शयन कक्ष में मेरी मां ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मे इसी तुरंत उनके पास झुक गई। मां, आप जाग गई। लेकिन मे मां ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उन्होंने तुरंत पास खड़े मे शिवांग का हाथ कसकर पकड़ लिया। कमजोर लेकिन बेचैन आवाज में पूछा, कीशा, वो बच्चा कहां है। यह सुनते ही मे शिवांग का दिल कसकर दुख उठा। मां के होश में आते ही उन्होंने सबसे पहले चीशा के बारे में पूछा। उसने अपने मन की उदासी दबाते हुए धीरे से कहा, मां, वो बिल्कुल ठीक है, मैं अभी उसे बुलाकर लाता हूं। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैं इसी किसी खरगोश की तरह उछलकर खड़ी हो गई। मां, आप चिंता मत करो, मैं अभी छोटे भाई को बुलाकर लाती हूं। इतना कहकर वह हवा की तरह कमरे से बाहर भाग गई। उसी समय मैं नीचे डाइनिंग टेबल पर पूरी तल्लीनता से खाना खा रहा था। मेरे लिए इस वक्त दुनिया का सबसे कीमती रिश्ता भी मेरे सामने रखे गर्मा गर्म सूप नूडल्स से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। तभी मैं इसी दौड़ती हुई नीचे आई। उसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, अरे छोटे भाई, मां को होश आ गया है, वो तुमसे मिलना चाहती हैं। मैंने सिर तक नहीं उठाया, बस आराम से खाना खाता रहा। वह थोड़ा असहज हुई, फिर दोबारा बोली, छोटे भाई। मैंने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। मेरे चॉपस्टिक चलते रहे। अब उसका धैर्य टूट गया। वह गुस्से से चिल्लाई, अरे मैं तुमसे बात कर रही हूं, सुनाई नहीं देता क्या। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मेरा बायां हाथ बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा। धड़ाम। मैंने सीधे उसका चेहरा पकड़कर जोर से डाइनिंग टेबल पर दबा दिया। वह दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगी, आह कीशा, ये क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो। मैंने बिल्कुल आराम से कटोरे का आखिरी घूंट पिया, फिर मुंह पोंछा। इसके बाद ही मैं उसकी तरफ नीचे देखकर बोला, ध्यान से सुन, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, समझी। चल अब मुझे भैया कहो, वरना तुम्हारा सिर उठाकर इसी सूप के कटोरे में डुबो दूंगा। बेचारी में इसी पूरी ताकत लगाने के बाद भी खुद को छुड़ा नहीं पाई। आखिरकार मेरी ताकत के आगे हार मानकर उसने नाराजगी और बेबसी से कहा, भैया भैया ठीक है, अब तो छोड़ दो। यह सुनकर मैं संतुष्ट हो गया। मैंने उसका सिर छोड़ दिया और बिना कुछ कहे उठकर चल पड़ा। वह अपना लाल पड़ा माथा सहलाते हुए पीछे से चिल्लाई, अरे कहां जा रहे हो। मैंने बिना पीछे देखे जवाब दिया, तुमने ही तो कहा था तुम्हारी मां मुझे बुला रही है। वह तुरंत मेरे पीछे भागी और बोली, क्या मतलब तुम्हारी मां, वो तुम्हारी भी मां है। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस सीधा ऊपर की मंजिल की तरफ बढ़ गया। लेकिन जैसे ही मैं मुख्य शयन कक्ष के दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा अंदर से खुल गया। सामने एक किशोर खड़ा था। उसकी आंखें हल्की सी लाल थीं। वह इतना नाजुक और मासूम लग रहा था मानो कोई डरा हुआ सफेद खरगोश हो। मैंने मन ही मन सोचा, तो यह मेई चिवांग है। चेहरा तो बिल्कुल भोला भाला है,
लेकिन ऐसी मासूम शक्ल वाले किरदारों का अंजाम कहानियों में अक्सर अच्छा नहीं होता। उधर मेई शिवांग भी मुझे घबराहट से देख रहा था। उसकी आंखों में उलझन साफ दिखाई दे रही थी। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि शुरुआत कैसे करे। उसी समय कमरे के अंदर से एक कमजोर लेकिन बेसब्री भरी आवाज आई, कीशा। क्या वो आ गया? यह सुनते ही मेई शिवांग ने अपने होंठों तक आए सारे शब्द वापस निकल लिए। वह चुपचाप एक तरफ ही हट गया ताकि मैं अंदर जा सकूं। फिर सिर झुकाकर तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा भी उसने धीरे से बंद कर दिया। मैंने उसकी इस प्रतिक्रिया पर कोई टिप्पणी नहीं की, बस शांत भाव से कमरे के अंदर चला गया। बिस्तर पर लेटी मीमा का चेहरा अभी भी पीला था, लेकिन उनकी आंखें लगातार मुझ पर ही टिकी हुई थीं। मैं उनके बिस्तर के पास जाकर नहीं बैठा, बल्कि एक सोफा कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गया। फिर शांत स्वर में पूछा, मी मैडम, अब तबीयत कैसी है? जैसे ही मैंने मुंह खोला, उनकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। रूंधे हुए गले और गहरे अपराध बोध के साथ उन्होंने कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो। अगर तुम हमसे नाराज हो तो यह बिल्कुल सही है। फिर उन्होंने बेहद विनम्र स्वर में कहा, हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। जिस दिन तुम्हारा मन करेगा उसी दिन मुझे मां कहना। क्या तुम मुझे इतना समय दोगे? मैं थोड़ा हैरान हुआ, फिर सच सच जवाब दिया, मैं आपसे नाराज नहीं हूं मां। वह एक पल के लिए ठिठक गई। तो फिर तुम मुझे मी मैडम क्यों बुला रहे थे? तभी मुझे एहसास हुआ। मैंने सहजता से कहा, बस आदत पड़ गई थी, अनजाने में मुंह से निकल गया। फिर मैंने तुरंत अपनी बात सुधारी, शांत लेकिन साफ आवाज में कहा, तो अब मां, नमस्ते, मैं चीशा हूं। यह सुनते ही मेरी मां पूरी तरह स्तब्ध रह गई। अगले ही पल उनके चेहरे पर ऐसी खुशी छा गई कि आंसू अपने आप बहने लगे। वो लगातार सिर हिलाते हुए बोली, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वह मुझे ऐसे देख रही थी मानो पूरी जिंदगी की कमी एक ही पल में पूरी कर लेना चाहती हूं। लेकिन तभी मेरे मन की गहराई में मानो एक बेहद हल्की सी कंपन उठी। मैं चौंक गया। क्या क्या इस शरीर के असली मालिक की चेतना अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई? मैं कुछ पल चुप हो गया। उधर मेरी मां ने मेरी चुप्पी देखी तो फिर से घबरा गई। उनके हाथ पांव जैसे फिर से फूलने लगे। मैंने तुरंत बात संभाली, मां, इतना तनाव मत लीजिए। हम आज ही पहली बार मिले हैं। अगर अभी कहूं कि हमारे बीच बहुत गहरा रिश्ता बन गया है तो वह झूठ होगा। लेकिन आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। धीरे धीरे साथ रहेंगे तो अपनापन अपने आप आ जाएगा, है ना? मैं कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, फिर थोड़ा थका हुआ होने का अभिनय करते हुए बोला, मुझे अभी थोड़ा आराम करना है। बहुत थक गया हूं। जब आपकी तबीयत पूरी तरह ठीक हो जाएगी तब आराम से बैठकर बातें करेंगे। यह सुनकर मेरी मां ने तुरंत सिर हिलाया। उनकी आवाज में ममता छलक रही थी। ठीक है, जल्दी जाकर आराम करो। बटलर ने तुम्हारा कमरा पहले ही तैयार कर दिया है। गलियारे के आखिर में जो सबसे बड़ा कमरा है वही तुम्हारा कमरा है। मैंने हल्के से सिर हिलाया, फिर मुड़कर बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होने के उसी पल मुझे साफ महसूस हुआ कि पीछे से अब भी एक उम्मीद और ममता से भरी नजर लगातार मुझे देख रही थी। मैंने हल्के से भौहें सिकोड़ ली। समुद्र में जो वह अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई थी, आखिर वह क्या थी? और इस शरीर के अंदर आखिर कौन सा रहस्य छिपा हुआ है? इन सवालों के साथ मैं लिन बटलर के पीछे पीछे अपने कमरे तक पहुंचा। लेकिन जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला, मैं कुछ पल के लिए वहीं ठिठक गया। पूरा कमरा हल्के आसमानी रंग से सजा हुआ था। वह बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा मैंने किसी अरबपति परिवार के कमरे के बारे में सोचा था। न कहीं बेवजह की सोने चांदी की सजावट, न दिखावे की चमक दमक। सब कुछ साफ सुथरा, आरामदायक और बेहद सलीके से सजाया गया था। यह साफ दिख रहा था कि इस कमरे को सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि पूरे दिल से तैयार किया गया था। मेरी आंखों में अनायास ही खुशी की एक हल्की चमक उभरी। मैं मुड़कर लिन बटलर की तरफ मुस्कुराया। धन्यवाद लिन बटलर, मुझे यह कमरा बहुत पसंद आया। अब मैं थोड़ा आराम करूंगा, आप अपने काम पर जाइए। फिर अचानक मुझे कुछ याद आया। मैंने बिल्कुल सहज अंदाज में कहा, हाँ, एक बात और, रात के खाने के समय मुझे जरूर जगह दीजिएगा। पोर्क ट्रॉटर्स और स्टीम्ड मछली खाना चाहता हूं। वैसे जो भी स्वादिष्ट हो, खूब सारा बनवाइएगा, समझ गए? लीन बटलर ने तुरंत सम्मान से सिर झुकाया। जी युवा मालिक, मैं खुद रसोई को सारी तैयारी करने के लिए कह दूंगा। इतना कहकर उन्होंने धीरे से दरवाजा बंद किया और बाहर चले गए। जैसे ही कमरे में मैं अकेला रह गया, मेरे चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। मैंने तुरंत उठकर कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। लेकिन मैं बिस्तर पर लेटने नहीं गया, सीधे मुलायम कालीन पर पालथी मारकर बैठ गया। गहरी सांस लेकर मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरी चेतना धीरे धीरे चेतना के अथाह सागर में उतरने लगी। फिर मैंने उस दूसरे संसार से साथ लाई हुई अपनी विशाल मानसिक शक्ति को सक्रिय किया। उस असीम शून्य में मैंने अपनी चेतना से एक संदेश भेजा, कीशा, क्या तुम अब भी यहीं हो? पूरा मानसिक संसार शांत पड़ा था। चारों तरफ बस सन्नाटा ही सन्नाटा था। जब मुझे लगा कि शायद मेरा अनुमान गलत था, तभी एक बेहद कमजोर आवाज सुनाई दी, भैया। मेरी आंखों में तुरंत चमक आ गई। मैंने बिना देर किए अपनी पूरी आत्मिक शक्ति उसी दिशा में लगा दी। धीरे धीरे धुंधली रोशनी के बीच एक आकृति उभरने लगी। वह एक दुबला पतला लड़का था। उसने पुराने और साधारण कपड़े पहन रखे थे। उसका चेहरा पीला और लगभग पारदर्शी लग रहा था। उसके नैन नक्श मेरे वर्तमान चेहरे से लगभग 8-9 हिस्से तक मिलते थे। बस वह मुझसे कहीं ज्यादा मासूम, कमजोर और कम उम्र का दिखाई देता था। मैं समझ गया, यही इस शरीर का असली मालिक था। मैंने सबसे पहले सच बता दिया। पहले ही साफ कर दूं, मैंने जानबूझकर तुम्हारा शरीर नहीं छीना। जब मेरी चेतना इस शरीर में आई, तब तक तुम पूरी रात उस खाई के नीचे पड़े रहे थे। तुम्हारी जीवन शक्ति पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी।
इसलिए अगर हो सके तो मुझे दोष मत देना। लेकिन मेरी उम्मीद के बिल्कुल उलट सामने खड़े उस लड़के की मुस्कान और भी साफ हो गई। उसकी चेतना से मेरे मन तक न नाराजगी पहुंची, न शिकायत, बल्कि सिर्फ कृतज्ञता और सुकून। उसने धीरे से कहा, भैया, मुझे सब पता है। मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूं, बल्कि मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपने मेरा बदला लिया और आपने मेरे असली माँ बाप को भी ढूंढ निकाला। कम से कम अब मुझे यह तो पता चल गया कि उन्होंने मुझे जानबूझकर नहीं छोड़ा था। इसके लिए मैं सचमुच आपका आभारी हूं। लेकिन जैसे जैसे वो बोल रहा था, उसकी आत्मा से निकलने वाली चेतना लगातार कमजोर होती जा रही थी। लेकिन उसकी चेतना में जरा भी अफसोस नहीं था, वह सिर्फ संतोष से भरी हुई थी। इतना जान लेना ही मेरे लिए काफी है। मैं बहुत खुश हूं। सच में बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैंने उसकी आत्मा की मध्यम पड़ती रोशनी को देखा। मेरे मन में अनायास ही एक कसक उठी, बस एक कदम और यह लड़का अपने उस परिवार को पा सकता था जिसकी उसे पूरी जिंदगी चाह थी। कुछ पल सोचने के बाद मैंने गंभीर स्वर में कहा, अब इस शरीर में तुम्हारा वापस आना संभव नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो मुझे बता दो। मैं वादा करता हूं उसे हर हाल में पूरा करूंगा। लेकिन उस लड़के ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। उसकी अंतिम चेतना धीरे धीरे मेरी ओर पहुंची। अब मेरे मन में कोई अधूरी इच्छा नहीं बची, बस ये जानकर कि माँ पापा ने मुझे जानबूझकर नहीं छोड़ा था। मेरे लिए इतना ही काफी है। हाँ, अगर हो सके तो उस अनाथालय का थोड़ा ख्याल रखना। बस यही मेरी आखिरी विनती है। इतना कहते ही उसका शरीर और भी पारदर्शी होने लगा, मानो अगले ही पल हवा में घुल जाएगा। फिर उसने अपनी बची हुई आखिरी शक्ति भी समेट ली। लेकिन इस बार उसकी चेतना में विदाई नहीं, बल्कि मेरे लिए दुआ थी। भैया, मैंने आपकी यादें देखी हैं। आपने भी अपनी पिछली जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं। इसलिए अब इस जगह को अपनी नई जिंदगी मानिए। खुश रहिए, दिल खोलकर जिए। और अगर कभी मेरे माँ पापा आपको दुख पहुंचाएं तो सिर्फ इसीलिए मत सहिए कि यह कभी मेरा शरीर था। जिस पल आप यहां आए उसी पल से यह शरीर आपका हो गया। और कृपया उन्हें कभी सच्चाई मत बताइएगा। मैं नहीं चाहता कि उन्हें फिर से दुख मिले। भैया, मैं अब चलता हूं। आप हमेशा खुश रहना। अलविदा। उसके बेहद हल्के, लगभग सुनाई न देने वाले अलविदा के साथ ही उसकी आत्मा पूरी तरह प्रकाश में विलीन हो गई। अब वहां उसका कोई निशान भी बाकी नहीं था। मैंने अचानक अपनी आंखें खोल दी, लेकिन उसी क्षण एक अत्यंत शुद्ध और विशाल ऊर्जा का प्रवाह सीधे मेरी आत्मा में समा गया। समय और संसार पार करने की वजह से मेरी जो मानसिक शक्ति बुरी तरह क्षीण हो गई थी, वह उसी पल तेजी से लौटने लगी। कुछ ही सांसों में मेरी आध्यात्मिक शक्ति अपने चरम समय के आधे से भी अधिक स्तर तक वापस पहुंच गई। यह उस असली शीशा का आखिरी उपहार था। मैं कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा। आखिर उसने मुझे इतना अनमोल उपहार क्यों दिया, मैं समझ नहीं पाया। लेकिन कुछ सवालों के जवाब ढूंढने से भी नहीं मिलते। आखिरकार मैंने उन विचारों को मन से निकाल दिया और आगे की जिंदगी पर ध्यान देने का फैसला किया। मैं एक झटके से जमीन से उठ खड़ा हुआ, धीरे धीरे खिड़की तक गया, बाहर की ताजी हवा का गहरा सांस लिया। फिर मैंने उसके आखिरी शब्द धीरे से दोहराए, हर दिन खुश रहना। मेरे होठों पर एक बेफिक्र मुस्कान उभर आई। वो तो पक्का है, मैं चीशा इतनी मुश्किल से दूसरी जिंदगी लेकर लौटा हूं। अब तो मैं सबसे ज्यादा खुशी से जीऊंगा। मैंने खिड़की के बाहर देखते हुए गंभीरता से वादा किया, चिंता मत करना छोटे चीशा, अनाथालय का मैं जरूर ख्याल रखूंगा। और आगे मैं जिस राह पर चलूंगा, जो जो नजारे देखूंगा, जो जो स्वादिष्ट खाना खाऊंगा, उन सब में तुम्हारा भी हिस्सा होगा। मैं तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी खुलकर जिंदगी जीऊंगा। लेकिन मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जब मैं अपने अतीत को अलविदा कहकर नई जिंदगी अपनाने की तैयारी कर रहा था, उसी समय मेरे परिवार के बाकी लोग भी अपनी अपनी तरफ से कदम उठाना शुरू कर चुके थे। मेरे परिवार की लग्जरी कार के अंदर मे चाओफिंग लगातार एक के बाद एक फोन कॉल खत्म कर रहे थे। वे अपनी कनपटियां दबाते हुए बेहद थके हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने आखिरी कॉल काटी, उनकी आंखें फिर से तलवार जैसी तेज हो गईं। उन्होंने अपने सहायक से ठंडे स्वर में कहा, दो काम तुरंत शुरू करो। पहला, क्यू एक्सिया के पिछले 18 सालों की पूरी जिंदगी की जांच करो। एक एक बात पता चलनी चाहिए। जितनी ज्यादा जानकारी मिले उतना बेहतर। दूसरा, उसका हुक्का पारिवारिक पंजीकरण तुरंत मी परिवार के नाम पर ट्रांसफर कराओ। इस काम में जरा भी गलती नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर मे चौफिंग सीट से टिक गए। उन्होंने आंखें बंद कर लीं, लेकिन उनके दिमाग में बार बार श्याओ चूशिंग का जहरीला चेहरा घूम रहा था। जैसे ही उन्हें याद आया कि उनका अपना बेटा 18 साल तक बाहर कष्ट झेलता रहा और घर लौटने के बाद भी उसे मारने की साजिश की गई, उनके सीने में दबा गुस्सा फिर से भड़क उठा। उनकी आंखों की गहराई में बर्फ जैसी ठंडी हत्या की चमक उभर आई। उधर मेई लंगसन भी पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी थी। मामले की शुरुआती रिपोर्ट सुनने के बाद उसका चेहरा और भी ठंडा पड़ गया। उसकी आंखों में हत्या जैसा क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। उसने मन ही मन फैसला कर लिया, उस नकली बेटे को अपने किए की सबसे भारी कीमत चुकानी ही होगी। लेकिन तभी जब मामले के प्रभारी अधिकारी इंस्पेक्टर वांग वहां से जाने ही वाले थे, तभी मेई लैंगसन ने अचानक आवाज दी, इंस्पेक्टर वांग, एक मिनट रुकिए। इंस्पेक्टर वांग ने मुड़कर उनकी ओर देखा। उनके चेहरे पर हल्का सा आश्चर्य था। मिस मे, क्या आपको अभी भी किसी बात का संदेह है?
मेई लैंगशन कुछ पल चुप रहीं, मानो शब्दों को सावधानी से चुन रही हो। फिर उन्होंने अपने मन का सबसे बड़ा सवाल पूछ ही लिया। माफ कीजिएगा, लेकिन एक बात पूरे समय मेरे मन में घूम रही है। आज सुबह हमारे घर पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आप लोगों और मेरे छोटे भाई शीशा के बीच का रिश्ता कुछ अलग ही था। आप लोग एक तरफ उससे जैसे डर भी रहे थे, और दूसरी तरफ ऐसा भी लग रहा था कि आप उससे पहले से अच्छी तरह परिचित हैं। उन्होंने इंस्पेक्टर वांग की आंखों में देखते हुए गंभीर स्वर में पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं, हमारे घर आने से पहले आखिर ऐसा क्या हुआ था, शीशा और आप लोगों के बीच असल में क्या क्या हुआ था? जैसे ही उनकी बात खत्म हुई, पूरा कार्यालय सन्नाटे में डूब गया। कमिश्नर आन और अधिकारी वांग ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों के चेहरों पर एक साथ ऐसा भाव उभरा जिसमें अविश्वास, बात की दहशत और हल्की सी हंसी सब कुछ मिला हुआ था। आखिरकार अधिकारी वांग ने गहरी सांस ली, मानो किसी ऐसी घटना को याद कर रहे हो जिसे वे कभी याद नहीं करना चाहते थे। श्रीमती मई, क्या आपको पता है कि हमारी पहली मुलाकात श्री चीशा से कहां हुई थी? मेई लियांगशन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। क्या वह हमारे पास रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं आए थे? अधिकारी वांग ने गला साफ किया और कहना शुरू किया। श्री ची सचमुच एक खड़ी चट्टान की गहराई से ऊपर चढ़कर आए थे। उनके अपने शब्दों में उनकी याददाश्त जा चुकी थी। उन्हें यह तक याद नहीं था कि वे कौन है। केवल अपने अटूट हौसले के सहारे वे वहां से ऊपर चढ़ाए थे। अधिकारी वांग की आवाज धीमी हो गई, मानो वे उस रात में लौट गए हों जिसे वे जीवन भर कभी नहीं भूल पाए। घना जंगल, काली रात, एक सुनसान पहाड़ के भीतर छिपी हुई गुफा में हल्की सी आग की लौ टिमटिमा रही थी। गुफा के अंदर 3 आदमी बैठे थे, जिनकी आंखों में क्रूरता साफ झलक रही थी। वे तीनों फरार अपराधी थे। भैया, हम इस उजाड़ जगह में आखिर कब तक छिपे रहेंगे? अब तो दम घुटने लगा है। जिसे सब बड़ा भाई कहते थे, वह गंजा आदमी डरावनी मुस्कान के साथ बोला, इतनी भी क्या जल्दी है, हालात शांत होने दो, एक बड़ा हाथ मारेंगे और फिर यहां से भाग निकलेंगे। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वह अचानक उछलकर खड़ा हो गया और गुफा के मुहाने की ओर घूरने लगा। पता नहीं कब गुफा के प्रवेश द्वार पर बिना किसी आहट के एक परछाई आकर खड़ी हो चुकी थी। वह एक दुबला पतला आदमी था। उसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। वह बस चुपचाप वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में सिर्फ मासूम उलझन थी, मानो कोई भटका हुआ हिरन गलती से यहां आ गया हो। भूत! एक दुबला लंबा आदमी डर के मारे चीख पड़ा। उसकी तो जैसे जान ही निकल गई थी। लेकिन उसकी इस चीख से गुफा के मुहाने पर खड़ा हुआ आदमी भी चौंक गया। मैं अनायास आधा कदम पीछे हट गया। मेरी साफ आंखों में सिर्फ हैरानी थी। भूत? क्या इस दुनिया में सचमुच भूत होते हैं? गंजा हट्टा कट्टा आदमी जबरन अपना डर दबाते हुए कसकर अपनी बड़ी छुरी पकड़ ली। वह जोर से गरजा, तू कौन है? भूत बनने का नाटक मत कर, अभी के अभी बाहर निकल। लेकिन उसकी बात खत्म होते ही ऐसा दृश्य हुआ कि तीनों खूंखार अपराधियों के रोंगटे खड़े हो गए। मैं पीछे नहीं हटा, बल्कि उनकी तरफ बढ़ गया। असल में मैं सिर्फ बेहद तेजी से आगे बढ़ा था, लेकिन उनकी नजरों में ऐसा लगा जैसे कोई भारहीन आत्मा हवा में तैरती हुई उनकी तरफ चली आ रही हो। धप धप! दुबला पतला आदमी पूरी तरह टूट गया। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और पागलों की तरह सिर पटकने लगा। मुझे मत मारो! मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। तुमने पैसे नहीं दिए थे, तुम मेरी बात नहीं माने, इसलिए मैंने तुम्हें मार डाला। डर के मारे उसने वहीं खड़े खड़े अपने हत्या के अपराध का खुद ही इकबाल कर लिया। उसी पल मेरी आंखों की मासूम उलझन पूरी तरह गायब हो गई। उसकी जगह बर्फ जैसी ठंडी हत्या की आभा ने ले ली। मेरे पूरे शरीर से भयानक दबाव फैलने लगा। गंजे आदमी ने खतरा महसूस करते ही दहाड़ लगाई। वह पूरी ताकत से छुरी लेकर मेरी तरफ झपटा, लेकिन उसकी छुरी मुझे छू भी नहीं पाई। मैं उसकी समझ से परे रफ्तार से उसके सामने पहुंच चुका था। मैंने सिर्फ एक मुक्का मारा, सिर्फ एक। धड़ाम! भारी धमाके के साथ लगभग 200 किलो वजन वाला वह आदमी फटे हुए बोरे की तरह हवा में उड़ गया। वह पूरी ताकत से गुफा की दीवार से जा टकराया और उसी पल बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। बाकी बचे दोनों आदमी बिल्कुल जड़ हो गए। उनकी आंखों में सिर्फ असीम भय था। ये आखिर कैसा राक्षस है? आने वाले कुछ मिनट उन दोनों की जिंदगी के सबसे भयावह मिनट बनने वाले थे। मेरी परछाई किसी प्रेत की तरह इधर उधर घूम रही थी। हर बार जब मैं अपनी जगह बदलता, एक भारी धमाका गूंजता और उसके साथ दर्द से भरी चीख पूरे जंगल में फैल जाती। उन तीनों की हर कोशिश, हर हमला मेरे सामने सिर्फ मजाक बनकर रह गया। यह शुरू से अंत तक पूरी तरह एकतरफा कुचल देने वाली लड़ाई थी। जब तक तीनों आदमी टूटे हुए शरीर के साथ कीचड़ की तरह जमीन पर नहीं फैल गए, मैं नहीं रुका। मैं धीरे धीरे उनके सामने जाकर बैठ गया। फिर मैंने उस दुबले लंबे आदमी की ठुड्डी पकड़ ली। एक मुक्के में उसका जबड़ा ढीला कर दिया। उसके बाद मैंने अपनी उंगलियां उसके मुंह में डाली और एक एक करके उसके सारे दांत जड़ समेत उखाड़ने लगा। पूरे जंगल में इंसान से भी ज्यादा भयावह चीखें गूंज उठीं। यह सब करने के बाद भी मेरे चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, मानो मैंने अभी अभी कोई मामूली काम खत्म किया हो। मैंने आंखें बंद कर ली, फिर अपनी मानसिक शक्ति से उनकी यादों के टुकड़े पड़ने लगा। जब मैंने दोबारा आंखें खोली, मेरी आंखों में हत्या की भयानक इच्छा उबल रही थी, लेकिन अगले ही पल मैंने उसे जबरन दबा दिया। उनकी यादों से मुझे इस दुनिया के नियमों की लगभग पूरी समझ मिल गई। इस दुनिया में किसी को अपनी मर्जी से मार नहीं सकते। ऐसे कचरे से निपटने के लिए एक खास जगह होती है, उसे पुलिस थाना कहते हैं। मैंने जमीन पर पड़ा मोबाइल उठाया और एक नंबर मिलाया। फिर बिल्कुल शांत लेकिन अजीब तरह से ठंडी आवाज में कहा, शहर के बाहर वाली पिछली पहाड़ी, छोड़ी हुई वन सुरक्षा चौकी से उत्तर दिशा में करीब 3 ली दूर एक गुफा है। वहां 3 कचरे पड़े हैं, आकर उठा ले जाइए। फोन काटने के बाद यह कहानी सुनने वाला व्यक्ति पूरी तरह स्तब्ध रह गया। वह इस अविश्वसनीय घटना को समझने की कोशिश कर रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ? ऑफिसर वांग ने गहरी सांस छोड़ी। उसकी नजर फिर दूर कहीं टिक गई। हमने कॉल का सिग्नल ट्रेस किया। पता चला कि जिस मोबाइल से फोन किया गया था वह एक ऐसे फरार अपराधी का था जिसके सिर पर हत्या का मामला दर्ज था। हमने तुरंत टीम तैयार की और पहाड़ की तरफ बढ़ गए। लेकिन जैसे जैसे हम उस गुफा के करीब पहुंचते गए,
खून की गंध उतनी ही तेज होती गई। जब हमारी टॉर्च की रोशनी गुफा के अंदर पड़ी, वहां मौजूद हर पुलिसकर्मी ने एक साथ ठंडी सांस खींच ली। गुफा के भीतर 3 हट्टे कट्टे आदमी कूड़े के ढेर की तरह एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए थे। तीनों की हालत बेहद दयनीय थी। उनके चेहरे सूज चुके थे, आंखों के आसपास नीले काले निशान थे। चेहरे इतने बिगड़ चुके थे कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल था। लेकिन सबसे डरावना नजारा उनके मुंह का था। पूरा मुंह खून और मांस से लथपथ था। उनके मुंह का एक भी दांत बाकी नहीं था। सारे के सारे दांत जड़ समेत उखाड़ दिए गए थे। जैसे ही उन्होंने हमें देखा, उनकी आंखों में उम्मीद की ऐसी चमक फूट पड़ी मानो उन्होंने खुद भगवान को देख लिया हो। वे दर्द से कराहते हुए लगातार ऊं ऊं की आवाज निकाल रहे थे। पूरी ताकत लगाकर हमारी तरफ रेंगने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय मैंने उस लड़के को देखा। वह गुफा के एक कोने में पड़े पत्थर पर शांत बैठा था। उसके शरीर पर फटे पुराने कपड़े थे, उन पर सूखे हुए खून के धब्बे लगे हुए थे। लेकिन अंधेरे के बीच उसकी आंखें असाधारण रूप से चमक रही थीं, बिल्कुल साफ, बेहद तेज। और उनके भीतर हल्की सी जंगली आक्रामकता छिपी हुई थी, मानो कोई खूंखार शिकारी अभी अभी अपना शिकार खत्म करके लौटा हो। वह बड़े आराम से पेड़ की पत्तियों से अपनी उंगलियां पोंछ रहा था, ऐसे जैसे उन पर कोई गंदी चीज लग गई हो। यह दृश्य इतना प्रभावशाली था कि वहां मौजूद सभी पुलिसकर्मी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। एक तरफ वे तीनों वांछित अपराधियों को काबू में कर रहे थे, दूसरी तरफ उनकी नजरें लगातार उस लड़के पर टिकी हुई थी। लेकिन इतने सारे हथियारबंद पुलिस वालों के सामने भी उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। वह बस शांत भाव से सबको देखता रहा। बाद में हम उसे पुलिस थाने ले आए। हमने उससे उसका नाम पूछा। उसने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, क्यूक्सिया। जब हमने उससे बाकी बातें पूछी तो उसने अपना माथा दबाया और उलझन भरे चेहरे के साथ कहा, मुझे किसी ने बहुत ऊंची जगह से नीचे धक्का दे दिया था। उसके बाद की बहुत सी बातें मुझे याद नहीं है। हमें लगा कि वह झूठ नहीं बोल रहा, इसलिए फिलहाल हमने उसे वहीं रहने की व्यवस्था कर दी। लेकिन हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही फैसला आगे चलकर हमारी पूरी जिंदगी के सबसे भयावह दुःस्वप्न की शुरुआत बनने वाला था। उस समय की बात याद करते हुए ऑफिसर वांग आगे बोले, हमने उसे साफ कपड़े दिए, फिर उसे पुलिस कैंटीन में खाना खिलाने ले गए। जब उसने ब्रेजेड पोर्क ट्रॉटर खाया तो उसकी आंखें खुशी से सिकुड़ गईं। वह बार बार कह रहा था, बहुत स्वादिष्ट है, आगे भी यही खाना है। हम सबको लगा कि वह किसी बेहद गरीब जगह से आया बच्चा है जिसने कभी अच्छा खाना नहीं खाया। लेकिन हमें क्या पता था कि वह अपनी पिछली जिंदगी में सिर्फ बेस्वाद पोषण द्रव पीकर जिया था। इसके बाद हमने उसका बयान दर्ज करना शुरू किया। वह पूरा सहयोग कर रहा था, लेकिन आधे बयान के बीच ही उसने अपना पेट पकड़ लिया और मासूमियत से पूछा, पुलिस अंकल, क्या और पोर्क ट्रॉटर मिलेगा? जब उसे नींद आने लगी तो उसने किसी की परवाह ही नहीं की, सीधे मेज पर सिर रखकर सो गया। सबसे बड़ी मुसीबत तब हुई जब एक पुलिस वाले ने उसे जगाने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा। धड़ाम! जैसे ही उसका हाथ कंधे पर पड़ा, उसने नींद में ही बिजली जैसी रफ्तार से उसे कंधे के ऊपर से उठाकर जोरदार पटक दिया। श्याओ फेंग नाम का वह पुलिस वाला सीधा मेज पर जा गिरा। उसकी पीठ इतनी जोर से टकराई कि वहीं उसकी सांस अटक गई और वह बस आधी नींद में सिर उठाकर बड़बड़ाया, कौन है? मेरी नींद क्यों खराब कर रहा है? इतना कहकर उसने करवट बदली और फिर आराम से दोबारा सो गया। उस दिन के बाद पूरे पुलिस थाने में एक ही नियम बन गया, जब वह सो रहा हो उसे कोई नहीं जगाएगा। बाद में आखिरकार हमें उसकी पहचान मिल गई। हमने अनाथालय के प्रबंधक को बुलाकर उसे ले जाने की व्यवस्था की। हमें लगा अब सब खत्म हो गया, लेकिन उसी रात वह फिर वापस आ गया। और इस बार तो उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला दृश्य था। उसने दोनों हाथों से 2 आदमियों को पकड़ रखा था। दोनों के चेहरे सूजे हुए थे, मुंह खून से लथपथ था। वह उन्हें ऐसे घसीट कर ला रहा था जैसे मरे हुए कुत्ते हों। फिर सीधे पुलिस थाने के हॉल में फेंक दिया। ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी यह देखकर दंग रह गए। वह बोला, मैंने हाथ हल्का रखा है, वरना इन्हें जिंदा नहीं छोड़ता। पुलिस वालों ने जब उन दोनों का मुंह देखा तो पाया कि उनके आधे से ज्यादा दांत फिर गायब थे। कुछ देर बाद उनके परिवार वाले भी आ पहुंचे। वे हंगामा करने लगे और मुझ पर जानबूझकर मारपीट का मुकदमा करने की जिद करने लगे। लेकिन समझौता कक्ष में सामने वाले ने 2 बातें भी पूरी नहीं की थीं कि मैं एकदम से उछलकर उसकी तरफ टूट पड़ा। अगर कई पुलिस वाले मुझे कसकर पकड़ न लेते तो शायद उसके परिवार वाले भी उसी दिन अस्पताल पहुंच जाते। आखिरकार पुलिस अधीक्षक AN खुद सामने आए। उन्होंने मुझे समझाया, शांत किया और भरोसा दिलाया कि उन दोनों गुंडों को कड़ी सजा मिलेगी। तब जाकर मेरा गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। हाँ, जाने से पहले मैंने एक बार फिर पुलिस कैंटीन में जाकर ब्रेज्ड पोर्क ट्रॉटर खाया और इस बार भी मैं पूरे संतोष के साथ खाकर लौटा। इतनी बात कहने के बाद ऑफिसर वांग की आंखों में किसी बड़े की ममता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने मेई लियांगचिन की तरफ देखा और गंभीर स्वर में कहा, मिस मेई, मैं कुछ दिनों तक क्यूशिया के साथ रहा हूं, इसलिए मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वह कैसा इंसान है। उसका दिल बिल्कुल साफ है। वह एहसान और दुश्मनी दोनों कभी नहीं भूलता। अगर आप उसके साथ एक कदम अच्छा व्यवहार करेंगे तो वह आपके लिए 10 कदम आगे बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आप उसे नुकसान पहुंचाएंगे तो वह पूरी ताकत से पलटकर जवाब देगा। जब मैंने उसे पहली बार उस गुफा में देखा था, उसकी आंखों में सिर्फ सतर्कता और अविश्वास था। लेकिन जब मैंने अपनी जैकेट उतारकर उसके कंधों पर रखी तो उसकी आंखें पल भर में बदल गईं। उनमें सिर्फ मुस्कान और पूरा भरोसा रह गया था। एक बार हम एक अपराधी को पकड़ने गए थे। उस दौरान एक बदमाश बुरी तरह घिर गया। बचने की कोशिश में उसने सीधे मेरे चेहरे पर एक मुक्का मार दिया, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था। पास खड़ा क्यूक्सिया उसी पल फट पड़ा। वह ऐसे झपटा जैसे कोई नन्हा शेर का बच्चा भड़क उठा हो।
हम सब ने मिलकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं पाया। उसने सीधे उस आदमी को जमीन पर दबा दिया, फिर उसके दांत उखाड़ते हुए गुस्से में चिल्लाने लगा, पुलिस अंकल को मारने की हिम्मत कैसे हुई? देखना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ऑफिसर वांग ने गहरी सांस ली, फिर उन्होंने मे लैंगसन की तरफ पूरी ईमानदारी से देखते हुए कहा, मिस मे, हो सकता है मेरी बात की ज्यादा अहमियत ना हो, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। चीचिया बहुत ही साफ दिल का बच्चा है। अगर आपका परिवार उसे सच्चे दिल से अपनाएगा, तो वह भी 100 गुना, 1000 गुना सच्चे दिल से आपका साथ देगा। यह सुनकर मे लैंगसन का दिल जोर से कांप उठा। उसने गंभीरता से ऑफिसर वांग की तरफ देखा और दृढ़ स्वर में कहा, ऑफिसर वांग, निश्चिंत रहिए। चीचिया मेरा सगा छोटा भाई है। हमारे मे परिवार ने उसे बड़ी मुश्किल से वापस पाया है। अब हम उसे अपना सब कुछ देकर प्यार करेंगे। उसे दोबारा कभी कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। उधर मुझे इन सब बातों की जरा भी खबर नहीं थी, और अगर होती भी तो शायद मैं बस लापरवाही से कंधे उचकाकर बात टाल देता। पुलिस स्टेशन से वापस अनाथालय लाए जाने के बाद मेरी यादें धीरे धीरे लौटने लगीं। तभी मुझे सब याद आ गया। मुझे उसी नकली वारिस ने चट्टान से नीचे धक्का दिया था। मेरे भीतर गुस्से की आग भड़क उठी। मेरी जगह लेने के लिए मेरी जान लेने की हिम्मत की। देखता हूं तुझे कैसे नहीं निपटाता। सोचते सोचते मैं नए मुलायम बिस्तर पर ही गहरी नींद में सो गया। शाम को मे लैंगसन घर लौटी और मेरे बारे में पुलिस स्टेशन में हुई सारी बातें परिवार को बताई। पूरा ड्राइंग रूम एकदम शांत हो गया। सबके मुंह इतने खुले रह गए कि उनमें पूरा अंडा समा जाए। सबसे पहले मे यची होश में आई। उसकी आंखें उत्साह से चमक उठी। वह पूरी प्रशंसा से बोली, हे भगवान, उसने अकेले 3 वांछित अपराधियों को हरा दिया। वह तो कमाल का है। लेकिन मे शिवांग के मन में भावनाएं कहीं ज्यादा उलझी हुई थीं। क्या वह इतनी मुश्किल जिंदगी जी रहा था? सिर्फ एक ब्रेस्ड पोर्क ट्रॉटर खाकर ही इतना खुश हो गया? उसके दिल में दया, अपराध बोध और कसक, तीनों भाव एक साथ उमड़ पड़े। वहीं मेई पिता और मेई मां हैरानी के बाद सिर्फ गहरे दर्द में डूब गए। उनका अपना बेटा बाहर न जाने कितनी तकलीफें सहकर बड़ा हुआ था। उनके दिल में उसकी भरपाई करने और उसे हर तरह से प्यार देने की इच्छा और भी मजबूत हो गई। उन्होंने मन ही मन कसम खाई कि अब वे उस पर पहले से कई गुना ज्यादा प्यार बरसाएंगे और उसकी जिंदगी की सारी कमियां पूरी कर देंगे। रात के खाने का समय हुआ। बटलर मुझे बुलाने ही जा रहा था कि मे लैंगसन ने उसे रोक दिया। रुकिए, मैं खुद उसे बुला लाती हूँ। उधर मैं गहरी नींद में सो रहा था। तभी दरवाजे पर बहुत हल्की दस्तक हुई। फिर बाहर से मे लैंगसन की नरम आवाज आई, किक्शिया, जाग गए? चलो, रात का खाना तैयार है। किसी ने मेरी नींद खराब की तो मेरा गुस्सा तुरंत जाग गया, लेकिन तभी मैंने एक शब्द साफ साफ सुन लिया, खाना। अगले ही पल मेरी सारी नींद गायब हो गई। मैं एक झटके में बिस्तर से उठ बैठा, बिजली की रफ्तार से बाथरूम में घुसा, जल्दी से ठंडे पानी से मुंह धोया, फिर धड़ाम से दरवाजा खोल दिया। बाहर खड़ी मेई लैंगसन को देखते ही मैं जल्दी जल्दी बोला, चलो चलो, खाना खाते हैं। मेरी आंखें चमक रही थीं। मेरा लक्ष्य सिर्फ एक था, खाना। मेरी यह उतावली देखकर मेई लैंगसन कुछ पल के लिए हैरान रह गई। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह कुछ कह भी नहीं पाई। मैं उसे लगभग खींचता हुआ नीचे डाइनिंग हॉल की तरफ ले गया, लेकिन जैसे ही मैं डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ, मुझे तुरंत महसूस हो गया कि यहां कुछ गड़बड़ है। फिर उन्होंने पूरे परिवार पर एक नजर डाली। आखिर में उनकी नजर मुझ पर आकर ठहर गई। आज हमारे घर में बहुत कुछ हुआ है। क्या हुआ और क्यों हुआ, मुझे लगता है अब तक तुम सब अच्छी तरह समझ चुके हो। वह कुछ क्षण रुके, फिर मेरी ओर देखते हुए बोले, किक्शिया, आज से यही तुम्हारा घर है। तुम्हें जो चाहिए या जिसकी भी जरूरत हो, बिना झिझक हमें बता देना। मैं, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहनें, हम सब मिलकर तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। बस एक बात हमेशा याद रखना, हम सब दिल से तुम्हारा इस घर में स्वागत करते हैं। हालांकि मेरा पेट भूख से जोर जोर से गुड़गुड़ा रहा था। मेरी नजर भी बार बार खाने की मेज पर सजी सुगंधित व्यंजनों की तरफ चली जा रही थी, लेकिन मुझे पता था कि ऐसे मौके पर थोड़ा शिष्टाचार भी जरूरी होता है। इसलिए मैंने सिर उठाया और अपनी आंखों को जितना हो सके उतना मासूम दिखाने की कोशिश की। मेरी मानसिक शक्ति हमेशा से बहुत तेज रही है। मैं साफ महसूस कर सकता था कि सामने वाला इंसान मेरे प्रति अच्छा सोच रहा है या बुरा। इस समय उन सभी की आंखों में मुझे सिर्फ सच्चा अपनापन और मेरे लिए चिंता दिखाई दे रही थी। इसलिए मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है पापा। मेरी आवाज साफ और बिल्कुल स्वाभाविक थी, उसमें जरा भी झिझक नहीं थी, लेकिन मेरे मुंह से निकला यह एक शब्द ऐसा था जैसे किसी शांत झील में किसी ने बड़ा पत्थर फेंक दिया हो। मेरे पिता का चेहरा तुरंत बदल गया। उनकी आंखें लाल होने लगीं, होंठ हल्के हल्के कांपने लगे। वो भावुक होकर बार बार बोले, अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा, मेरे अच्छे बेटे। ऐसा लग रहा था मानो मेरा उन्हें पापा कहना उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा उपहार हो। पास खड़ी मे लैंगसन ने यह दृश्य देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी ईर्ष्या झलक गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, चलो, अब मुझे भी एक बार बड़ी दीदी कहकर बुलाओ। मैंने तुरंत उसे घूरकर एक सफेद नजर आंखें घुमाकर दे दी, लेकिन अगले ही पल सोचा, आखिर वह सचमुच मेरी बड़ी बहन है। इसलिए मन मारकर मैंने धीरे से कहा, बड़ी दीदी। यह सुनते ही मे लैंगसन संतुष्ट होकर मुस्कुरा दी। वह हाथ बढ़ाकर मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगी, लेकिन यह मैं कैसे बर्दाश्त करता। मैंने फुर्ती से उसका हाथ झटक दिया, दोनों हाथों से अपना सिर कसकर ढक लिया, फिर गोल गोल आंखें करके चिल्लाया, मेरे सिर को मत छुओ, ऐसा करने से मेरी लंबाई नहीं बढ़ेगी। मेरी बात सुनकर मे लैंगसन जोर से हंस पड़ी। उसने दोबारा मुझे छेड़ने की कोशिश नहीं की, बस मुस्कुराते हुए मुझे देखती रही। तभी जो मे इसी काफी देर से खुद को रोक रही थी, वह तुरंत मेरे सामने आ गई। उसकी आंखें उम्मीद से चमक रही थीं। जल्दी से मुझे छोटी दीदी कहो। मैं तुरंत भड़क उठा, सीधे उस पर चिल्लाया, मरना है क्या तुम्हें?
मैंने कहा ना, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। बड़ा भाई, समझी? मैंने दोनों हाथ कमर पर रखे, पूरे रौब से घोषणा की, आज से तुम और शिवांग दोनों मुझे बड़े भाई कहकर बुलाओगे। घर का सबसे बड़ा मैं हूं, समझ गए? तभी बगल से मेल यांगशिन की आलसी सी आवाज सुनाई दी। घर की सबसे बड़ी तो मैं हूं, तुम ज्यादा से ज्यादा दूसरे नंबर पर हो सकते हो। किसने कहा? मैं तुरंत विरोध में बोल पड़ा। लड़कों और लड़कियों की रैंकिंग अलग अलग होगी। भाइयों में मैं सबसे बड़ा हूं और बहनों में तुम सबसे बड़ी हो। हम दोनों एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देंगे। मैंने उंगली उठाकर मे ये सी और चुपचाप बैठी मे शिवांग की तरफ इशारा किया। फिर एक बार फिर पूरे जोर से घोषणा की, याद रखना, अब से तुम दोनों मुझे बड़े भाई कहोगे। याद रख लिया ना? आज से मैं ही बड़ा भाई हूं। अब से तुम दोनों मुझे बड़े भैया कहकर बुलाओगे, समझे? मैं इसी अभी भी मुझसे बहस करना चाहती थी, लेकिन मेरी जबरदस्त धौंस देखकर उसने अपने होठों तक आए शब्द फिर से निकल लिए। आखिर में उसने बेचारगी से गर्दन सिकोड़ ली। चेहरे पर साफ लिखा था, गुस्सा तो बहुत है, लेकिन बोलने की हिम्मत बिल्कुल नहीं। इस तरह घर में सबसे बड़ा कौन होगा, इस लड़ाई का पहला दौर मेरी खुद की घोषित जीत के साथ खत्म हो गया। मैं साफ महसूस कर सकता था कि मेरी इस हरकत के बाद पूरे डाइनिंग हॉल का माहौल पहले से कहीं ज्यादा हल्का और अपनापन भरा हो गया था। मई शिवांग लगातार मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में बेहद जटिल भाव थे। वह किसी भी तरह समझ नहीं पा रही थी कि मैं उसकी मौजूदगी की बिल्कुल परवाह क्यों नहीं कर रहा। मेरे दिमाग में तो बस एक ही बात घूम रही थी, घर का सबसे बड़ा बनने की। उधर ऊपर की सीट पर बैठे मेरे पिता और मेरी मां। सामने का यह जीवंत दृश्य देखकर उनकी आंखों में सच्ची मुस्कान तैर रही थी। शायद उन्हें श्याओ चूशेंग के साथ बिताए हुए दिन याद आ गए थे। उस समय की तुलना में आज मैं और उनकी दोनों बेटियां बिना किसी झिझक के हंसी मजाक कर रहे थे। यह देखकर उनके दिल को सचमुच सुकून मिल रहा था। रात का खाना इसी अजीब लेकिन बेहद खुशनुमा माहौल में खत्म हुआ। मैंने भरपेट खाना खाया, खासकर वो बड़ी वाली लॉबस्टर। उसका स्वाद तो अभी तक मेरे मुंह में था। मैंने मन ही मन तुलना की। यहाँ का खाना अनाथालय और पुलिस स्टेशन के खाने से न जाने कितनी गुना बेहतर था। शायद इस समय मेरे चेहरे पर स्वादिष्ट खाना खाने के बाद वाली सबसे सच्ची खुशी साफ दिखाई दे रही थी। ड्राइंग रूम में लौटने के बाद नौकरों ने खाने के बाद फल परोसे। एमए मां ने प्यार से पूछा, "किक्षिया, आज का खाना कैसा लगा? सब तुम्हारे स्वाद के मुताबिक था ना? अगर तुम्हें किसी चीज से परहेज हो तो हमें बता देना।" मैंने कांटे से खरबूजे का एक टुकड़ा उठाया और तुरंत सिर हिलाकर बोला, "बहुत स्वादिष्ट था, सच में बहुत अच्छा।" फिर उन्होंने परहेज की बात की। मैंने बेफिक्री से हाथ हिलाया और कहा, "परहेज? वो क्या होता है? मेरी दुनिया में ऐसी कोई चीज कभी थी ही नहीं। आखिर जिस दुनिया में मैं पहले रहता था, वहां पीने के लिए सिर्फ बेस्वाद पोषण द्रव मिलता था। स्वाद जैसी चीज का मतलब मैंने कभी जाना ही नहीं था। अब जबकि मेरे सामने इतने सारे स्वादिष्ट व्यंजन थे, तो भला मुझे किसी चीज से परहेज कैसे हो सकता था?" मेरे पिता हल्के से मुस्कुराए। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखकर नरम लेकिन गंभीर स्वर में कहा, "किक्षिया, एक बात तुमसे करनी है। असल में शाओ चुशेंग के वापस आने से पहले ही हमने एक भव्य दावत रखने की योजना बनाई थी। उस दावत में हम मेई परिवार के बेटे का आधिकारिक परिचय सबको कराने वाले थे। अब हालात बदल गए हैं, लेकिन अब इस दावत का होना पहले से भी ज्यादा जरूरी है। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया जान जाए कि मेई परिवार का असली बेटा तुम हो, चिक्शिया।" इतना कहकर उन्होंने मुझे आश्वस्त करते हुए कहा, "उस दिन तुम्हें बस मेहमानों से मिलना है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं, तुम्हारी मां और तुम्हारी बहनें, हम सब हर समय तुम्हारे साथ रहेंगे।" मैंने हाथ में पकड़े कुरकुरे खरबूजे का एक टुकड़ा चबाते हुए बेफिक्री से जवाब दिया, "ठीक है, समझ गया।" मेरे चेहरे पर जरा भी तनाव नहीं था, मानो यह कोई बहुत साधारण सी बात हो जिसका मुझसे खास लेना देना ही ना हो। लेकिन जैसे ही मे शिवांग ने दावत शब्द सुना, उसकी आंखों की चमक पल भर में फीकी पड़ गई। उसके चेहरे पर छिपा हुआ दर्द साफ दिखाई देने लगा। उसने धीरे से सिर झुका लिया। दोनों मुट्ठियां भी अनजाने में कस गईं। मे लेंगसिन ने उसकी यह प्रतिक्रिया साफन देख ली। मेरे पिता और मेरी मां ने भी उसकी उदासी पर ध्यान दिया। मैं समझ रहा था, ऐसा नहीं था कि उन्हें उसकी परवाह नहीं थी, लेकिन अपना खोया हुआ बेटा वापस मिलना भी एक सच्चाई थी और मुझे मेरा उचित स्थान देना उनका फर्ज था। उसी समय मैंने सिर उठाकर सीधे मे शिवांग की तरफ देखा। "अरे, क्या मेरे वापस आने से तुम खुश नहीं हो?" मेरे इस सीधे सवाल ने पूरे कमरे का माहौल एक पल में भारी कर दिया। मेरी मां कुछ कहकर बात संभालना चाहती थी, लेकिन मे लियांगशिन ने आंखों ही आंखों में उन्हें रोक दिया। शायद वह देखना चाहती थी कि मैं आगे क्या कहूंगा। मेई शिवांग का दिल जोर से धड़क उठा। उसने अपनी भावनाओं को दबाते हुए कांपती आवाज में कहा, "भैया, मैं मैं सचमुच खुश हूं कि आप वापस आ गए। आखिर आप मेरे परिवार के असली बेटे हैं। आपका घर लौटना बिल्कुल सही बात है।" लेकिन उसकी बातें इतनी बनावटी लग रही थीं कि शायद उसे खुद भी उन पर विश्वास नहीं था। मैं लगातार उसकी आंखों में देखता रहा, फिर बिल्कुल शांत स्वर में पूछा, "अगर ऐसा है, तो फिर इतना दुखी क्यों दिख रही हो? ऐसा चेहरा क्यों बना रखा है, जैसे मैंने तुमसे कई करोड़ रुपए उधार लेकर लौटाए ही ना हो?" मेरी बात सुनते ही वह झटके से अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वह घबराकर मेरे पिता और मेरी मां की तरफ देखने लगी। "नहीं, वह झूठ बोल रहा है। पापा, मम्मी, ऐसा नहीं है। मैं तो बस..." वह हड़बड़ा गई। उसकी बात पूरी ही नहीं हो रही थी। आंखें लाल हो चुकी थीं, आंसू पलकों पर डोल रहे थे। वह किसी बेबस बच्चे की तरह लग रही थी जो अपनी भावनाएं छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा हो। मैं आराम से फल खाता रहा, फिर एक एक शब्द साफ बोलते हुए कहा, "सच क्या है?"
ये तुम खुद सबसे बेहतर जानती हो। तुम्हें डर सिर्फ एक बात का है, जैसे ही यह दावत होगी सबको पता चल जाएगा कि तुम मी परिवार की सगी बेटी नहीं हो। बाहर के वे लोग जो हमेशा ताकतवर लोगों की तरफ झुकते हैं, उनका रवैया तुम्हारे प्रति बदल जाएगा, और जिन लोगों से तुम्हारी पहले कभी दुश्मनी रही है, वे भी मौका मिलते ही तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। मेरी हर बात उसके दिल में छिपे सबसे गहरे डर को एक एक करके उजागर कर रही थी। मैंने फिर उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेचिवांग। मेरी आवाज में जरा भी ताना नहीं था, बल्कि उसमें एक अजीब सी, लगभग निर्मम स्पष्टता थी। मेचिवांग, तुम मे परिवार की बेटी होने की पहचान और सम्मान के साथ पूरे 18 साल तक प्यार दुलार में पली बड़ी हो। शुरुआत में जो भी हुआ हो, चाहे वह किस्मत का खेल था या किसी और की साजिश, लेकिन नतीजा यही रहा कि मेरी जगह तुमने वैसा पाया जो असल में मेरा होना चाहिए था। क्या मैं गलत कह रहा हूं? उन्होंने आज तक तुमसे जितना भी प्यार किया, वो इस विश्वास पर किया कि तुम उनकी अपनी संतान हो। ये सम्मान, ये प्यार असल में मेरी पहचान की वजह से तुम्हें मिला था। और ये बात शायद तुम सबसे अच्छी तरह जानती हो। मेरी बात सुनते ही मेशिवांग और जोर जोर से रोने लगी। उसे पता था मैं झूठ नहीं बोल रहा था, इसलिए उसके पास मेरा जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं थे। शायद वह कहना चाहती थी कि उस समय वह तो सिर्फ एक मासूम बच्ची थी, उसका कोई दोष नहीं था, लेकिन सच के सामने यह सफाई भी बहुत कमजोर पड़ जाती। मैंने अपनी बात यही नहीं रोकी। मैंने आगे कहा, लेकिन उसी हादसे की वजह से तुमने इस परिवार में पूरे 18 साल बिताए हैं। इतने सालों का साथ, इतने सालों का अपनापन, क्या वह एक दिन में खत्म हो सकता है? अब जबकि सच सामने आ चुका है, क्या तुम्हें इनमें से किसी ने भी घर से निकालने की बात कही? 18 साल का रिश्ता क्या सिर्फ खून का रिश्ता बदल जाने से टूट जाता है? जैसे मैं आज इस घर का असली बेटा होने के बावजूद, क्या मैं भी एक ही दिन में इस परिवार का हिस्सा बन गया हूं? नहीं, मुझे भी समय चाहिए। इन सबके साथ घुलने मिलने के लिए, इस नए परिवार को अपनाने के लिए मैंने एक एक करके पापा, माँ और दोनों बड़ी बहनों की तरफ देखा। फिर मेरी नजर दोबारा मेचिवांग पर टिक गई। इस घर में अगर किसी को तुम्हारे लिए अपराध बोध महसूस होना चाहिए, तो वह मैं बिल्कुल नहीं हूं। चीचिया ने कभी तुम्हारा कुछ नहीं छीना, मैंने कभी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। ये बात अच्छी तरह समझ लो। मैं कुछ पल रुका। उसे उस हालत में देखकर मेरे मन में गुस्से से ज्यादा निराशा थी। मानो मैं सोच रहा हूं, इतनी सी बात भी क्यों नहीं समझ पा रही। मैंने फिर कहा, और एक बात, अगर भविष्य में तुम्हारी असली पहचान सबके सामने आने के बाद कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए, तो क्या तुम जवाब देना भी नहीं जानती? या फिर क्या तुम्हें अपने ही परिवार पर इतना भी भरोसा नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पापा, मम्मी और तुम्हारी दोनों बड़ी बहनें सिर्फ तमाशा देखती रहेंगी? क्या उनका तुम्हारे लिए प्यार झूठा था? क्या तुम सच में सोचती हो कि वे तुम्हें यूं ही किसी के हाथों अपमानित होने देंगे? मैं सोचता हूं इन कुछ दिनों में उन्होंने जरूर बहुत सावधानी से तुम्हारा ख्याल रखा होगा। आज खाने की मेज पर भी जब भी वे मेरी प्लेट में खाना रखते थे, तुम्हारी प्लेट में भी एक कौर रखना कभी नहीं भूलते थे। वे हर पल दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं तुम खुद को अकेला या उपेक्षित महसूस न करने लगो। लेकिन तुम तो बस अपने ही दुख में डूबी रही। तुम्हें यह तक दिखाई नहीं दिया कि तुम्हारे लिए उन्होंने कितनी मेहनत की, कितनी चिंता की। तो बताओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अपनी मां को इतना परेशान करने, यहां तक कि उन्हें बेहोश कर देने की सबसे बड़ी वजह तुम खुद बनी हो? मेरी यह बात बिजली की तरह मेजवान के दिल पर गिरी। वह अचानक सिर उठाकर पापा और मम्मी की तरफ देखने लगी। तभी उसने उनकी आंखों में वही पुराना अपनापन, वही चिंता और वही प्यार देखा। उसी पल उसे समझ आ गया कि उसके माता पिता ने कभी उसे छोड़ने का सोचा ही नहीं था। डर और हीन भावना, इन्हीं दोनों ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। यह सुनते ही मेई मां की आंखों से भी आंसू बह निकले। उन आंसुओं में मेरे लिए दर्द भी था और मेई शीवांग की जिद पर बेबसी भी। अब मेई शीवांग खुद को रोक नहीं पाई। वह दौड़कर मां की बाहों में जा गिरी, फूट फूट कर रोते हुए बोली, पापा, मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। मुझे बस बहुत डर लग रहा था कि कहीं आप लोग मुझे छोड़ ना दें। मम्मी, माफ कर दीजिए, गलती मेरी थी। मां उसे सीने से लगाए हुए थीं। उन्हें देखकर साफ महसूस हो रहा था कि इस समय उनके दिल में न जाने कितनी भावनाएं एक साथ उमड़ रही थीं। उसी समय मेई लंगशिन ने मेरी तरफ देखा और पता नहीं कब मैंने फिर से एक सेब उठा लिया था। मैं आराम से उसे कर कर करके खा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी इतनी गंभीर बातें मैंने नहीं, किसी और ने कही हो। मेई लंगशिन के होंठ हल्के से फड़क उठे। शायद वह यही सोच रही थी, इतना भावुक माहौल है और यह लड़का अभी भी इत्मीनान से फल खा रहा है। शायद पूरे परिवार में ऐसा सिर्फ यही कर सकता है। कुछ देर रोने के बाद मेई शिवंग की भावनाएं धीरे धीरे शांत हो गईं। लगता था अब उसे मेरी बातें सचमुच समझ आ गई थीं। वह धीरे धीरे उठी और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। हालांकि उसकी आंखें अब भी रोने से लाल और सूजी हुई थीं, लेकिन उनमें अब पहले जैसी घबराहट नहीं थी। उनमें फिर से उम्मीद की चमक लौट आई थी। उसने मेरी तरफ देखकर सच्चे दिल से मुस्कुराते हुए कहा, क्यूक्सिया, धन्यवाद। फिर उसने गंभीर होकर कहा, और मुझे माफ कर देना, तुमने बाहर इतने साल बहुत कष्ट झेले हैं। यह सुनकर मैंने आराम से सेब नीचे रखा, हाथ झाड़े और मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। अरे कोई बात नहीं,
इतनी ईमानदारी से माफी मांग रही हो तो ठीक है। आगे से अगर फिर कभी बेवकूफी करोगी तो मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें थोड़ा कम पीटूं। मेरी बात सुनते ही मेई चिवांग अनायास ही कांप गई। उसके चेहरे का भाव ऐसा था मानो वह मुझे जोरदार आंखें दिखाना चाहती हो, लेकिन सालों से सीखे हुए शिष्टाचार ने उसे रोक लिया। वह कुछ कहने ही वाली थी कि मैं मुंह में खाना चबाते चबाते बोला, और सुनो, अभी तुमने मुझे क्या कहा था? क्योक्सिया, जरा सोचकर बताओ, अब तुम्हें मुझे क्या कहकर बुलाना चाहिए? याद रखना, आज से मुझे बड़े भैया कहना है, समझी? इस बार मे शिवांग सचमुच खुद को रोक नहीं पाई। उसने बड़ी शालीनता से मुझे एक सफेद नजर आंखें घुमाकर दी, लेकिन जब उसकी नजर मेरी उस शक्ल पर पड़ी जो साफ कह रही थी, नहीं बुलाया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, तो आखिरकार उसने बेबस होकर धीमे से कहा, बड़े भैया। यह सुनते ही मैंने पूरे संतोष के साथ जोर से सिर हिलाया, फिर उसके कंधे पर ऐसे थपकी दी जैसे किसी प्यारे पिल्ले को शाबाशी दे रहा हूं। शाबाश, यही तो अच्छी बच्ची है। उस पल पूरे ड्राइंग रूम का माहौल पहले से कहीं ज्यादा गर्मजोशी और अपनापन से भर गया। उसके बाद पूरे ड्राइंग रूम का माहौल पूरी तरह बदल गया। जो भारीपन और अजीब सी खामोशी पहले छाई हुई थी वह पूरी तरह गायब हो चुकी थी। मैंने मन ही मन सोचा, आखिरकार ये मुसीबत भी मेरी इस थोड़ी सख्त लेकिन असरदार बातचीत से खत्म हो गई। पापा और मम्मी ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के चेहरे पर राहत भरी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था मानो उनके दिल पर रखा बड़ा सा पत्थर आखिरकार हट गया हो। खासकर मम्मी, उन्हें यह देखकर बहुत सुकून मिला कि मैंने कुछ ही बातों में मेई शिवांग के दिल की गांठ खोल दी थी। कुछ देर बाद मम्मी ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा, कीशिया, असल में मेरा मन था कि इस मौसम के सारे नए कपड़े सीधे घर मंगवा दूं ताकि तुम आराम से यहीं चुन लो, लेकिन फिर मैंने सोचा हम मां बेटे ने तो आज तक कभी साथ में शॉपिंग ही नहीं की, इसलिए मैं खुद तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। रास्ते भर बातें भी करेंगे, तुम्हें भी जो पसंद आए वही खरीदेंगे, क्या कहते हो? मैं उसी समय एक कुकी उठा चुका था। बिना ज्यादा सोचे मैंने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, चलते हैं। तभी मेई शिवांग भी जल्दी से बोली, मम्मी, मैं भी चलूंगी। उसे देखकर साफ लग रहा था कि अब वह इस बहाने मेरे और मम्मी के थोड़ा और करीब आना चाहती थी। मम्मी ने बिना देर किए मुस्कुराकर कहा, जरूर, तुम भी चलना, हम सब साथ चलेंगे। लेकिन एक तरफ खड़ी मेई यीसी ने तुरंत मुंह बना लिया। उसने जोर से विरोध किया, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मम्मी के साथ शॉपिंग करना सबसे डरावनी चीज है। एक दुकान खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, चलते चलते पैर ही टूट जाते हैं। मैं तो घर पर ही रहूंगी, आराम से फेस मास्क लगाऊंगी, फिर ब्यूटी स्लीप लूंगी और रात भर गेम खेलूंगी। उसे इतना नाटकीय अंदाज में शिकायत करते देखकर हम सब जोर से हंस पड़े। पापा भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाने लगे। फिर उन्होंने गंभीर होकर मेरी तरफ देखा, क्यूक्सिया, तुम अभी अभी घर लौटे हो, इसलिए तुम्हारे बारे में अभी बहुत सी बातें हम नहीं जानते। तुम पहले किस स्कूल में पढ़ते थे? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा दाखिला उसी स्कूल में करा सकता हूं जहां शीवांग और यीसी पढ़ती हैं। वहां पढ़ाई भी बहुत अच्छी है और माहौल भी। तुम तीनों भाई बहन एक ही स्कूल में रहोगे तो एक दूसरे का ध्यान भी रख सकोगे। यह सुनते ही मैं यीसी की आंखें चमक उठी। वह तुरंत मेरे सामने आकर सीना ठोकते हुए बोली, हाँ हाँ छोटे भाई, हमारे स्कूल में ही आ जाना। वैसे भी अगले सेमेस्टर से हम 12वीं में होंगे, फिर हम सब साथ में बोर्ड परीक्षा की तैयारी करेंगे। चिंता मत करना, जब तक तुम्हारी बड़ी बहन यहां है कोई भी तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। मेरी बात सुनते ही अभी अभी तक उदास बैठी मेई शिवांग भी होंठ दबाकर मुस्कुरा उठी। मुझे अच्छी तरह पता था कि वे क्यों हंस रहे थे। मेरी ताकत ऐसी थी कि मैंने निहत्थे ही वांछित अपराधियों को पकड़ लिया था। यहां तक कि पुलिस स्टेशन में भी सब मुझसे उलझने से बचते थे। ऐसे में अगर मैं किसी को न पीटूं तो वही उसकी किस्मत होगी, और कोई खुद ही मेरे सामने आकर पंगा ले तो वह मौत को दावत देने जैसा ही होगा। मैंने बिना झिझक में इसी को एक बड़ा सा घूरा, फिर साफ शब्दों में कहा, जरूरत नहीं, इतनी मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो पहले ही विश्वविद्यालय में दाखिला पा चुका हूं। यह कहते हुए मैंने जानबूझकर मेयसी की तरफ एक बेहद शरारती और विजयी मुस्कान फेंकी। तुम अपने इस नन्हे से शरीर के साथ मुझे बचाओगी, इतना मजाक मत किया करो। और सुनो, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, मैं बड़ा भाई हूं। अगर आगे से फिर मुझे छोटा भाई कहकर बुलाया तो ऐसा पीटूंगा कि तुम्हारे दांत जमीन पर ढूंढते फिरोगी। लेकिन घर में किसी का भी ध्यान अब मेरी धमकी पर नहीं था। सबका ध्यान सिर्फ एक ही बात पर अटक गया था, विश्वविद्यालय में दाखिला पा चुका हूं। मैंने सबकी तरफ ऐसे देखा मानो वे कोई बहुत मूर्ख सवाल पूछ रहे हो, फिर बेहद बेपरवाही से बोला, क्या मेरे विश्वविद्यालय में दाखिला लेने पर इतना हैरान क्यों हो रहे हो? और फिर विश्वविद्यालय में दाखिला लेने का उम्र से क्या संबंध है? ये तो दिमाग पर निर्भर करता है। मैंने अपनी कनपटी पर उंगली रखी, फिर मैं इसी की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे जैसी सोच वाली लड़की मेरे जैसे महान दिमाग की कार्यप्रणाली कैसे समझ सकती है? इतनी सी बात पर हैरान हो रही हो? क्या तुमने उन प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में नहीं सुना जो कम उम्र में ही विशेष प्रतिभा कार्यक्रमों में दाखिला पा लेते हैं? इतना कहकर मैं पूरी तरह संतुष्ट होकर फिर से अपने स्नैक्स खाने लगा। मेरे लिए यह सचमुच कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन बाकी सब लोग अब भी सदमे में थे। कुछ क्षण बाद पापा ने अपनी उत्तेजना दबाते हुए धीरे से पूछा, क्यूक्सिया, तुम्हारा दाखिला किस विश्वविद्यालय में हुआ है? मैंने महसूस किया कि मेई ल्यंगसेन भी बड़ी उत्सुकता से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने मुंह का निवाला निकला, फिर बिल्कुल शांत स्वर में कहा, जिंगबे यूनिवर्सिटी। मेरे इतना कहते ही
पूरे कमरे में एक साथ हैरानी भरी सांसें सुनाई देने लगी, लेकिन उनके चेहरे पर फैले आश्चर्य के विपरीत मैं बिल्कुल शांत था। आखिर वो तो सिर्फ जिंगबेई यूनिवर्सिटी ही थी, देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों में से एक। उधर मेई इसी पूरी तरह टूट गई। वह सीधे सोफे पर गिर पड़ी और सिर पकड़कर चिल्लाने लगी, यह तो नाइंसाफी है। वहीं मे शिवांग की आंखें भी पूरी तरह फैल गई थीं। उनकी आंखों में अब सिर्फ सम्मान और प्रशंसा थी। मुझे अच्छी तरह पता था उस विश्वविद्यालय में दाखिला पाना कितना कठिन होता है, लेकिन मेरे लिए तो यह बस एक छोटी सी बात थी। सच कहूं तो मैं इस शरीर के असली मालिक की बहुत इज्जत करता था। एक अनाथालय जैसे कठिन माहौल में पलकर भी उसने इतनी शानदार सफलता हासिल की थी। मैं कल्पना कर सकता था कि वह लड़का कितनी मेहनत करता होगा, कैसे हर मुश्किल के बावजूद उसने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा होगा। लेकिन जैसे ही मैं सोचता कि इतना उज्जवल भविष्य रखने वाला वह मासूम लड़का श्याओ चुशेंग जैसे लालची और निर्दयी इंसान की वजह से हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया, मेरे दिल में ठंडी सिहरन दौड़ जाती। मेरी आंखें भी अनजाने में ठंडी पड़ गईं। सच कहूं तो उस कमीने श्याओ चुशेंग को दोबारा सामने लाकर एक बार फिर जमकर पीटने का मन होने लगा। मैं खुद को भले ही भावनाहीन मानता हूं, लेकिन उस लड़के की किस्मत के बारे में सोचकर आज भी मेरे दिल में गहरा अफसोस होता है। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। पापा लगातार 3 बार अच्छा कहते रहे। उनके चेहरे पर गर्व और खुशी इतनी साफ झलक रही थी, मानो वह छिप ही नहीं पा रही हो। उन्होंने उत्साहित होकर कहा, कीक्ष्या, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने सचमुच हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। मैं समझ सकता था उन्हें पहले यही चिंता रही होगी कि इतने साल बाहर रहने की वजह से कहीं मेरी पढ़ाई खराब ना हो गई हो, लेकिन अब मेरी उपलब्धि ने उन्हें पूरी तरह चौंका दिया था। मम्मी तो खुशी से लगभग उछल ही पड़ी। उन्होंने कसकर मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, कल कल मैं तुम्हें सबसे अच्छा तोहफा दिलाऊंगी। ये तुम्हारे लिए इनाम है, हम दोनों की तरफ से इनाम। तुम्हें जो चाहिए बस बता देना, मम्मी तुम्हारे लिए सब कुछ खरीदेंगी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो दुनिया की हर अच्छी चीज मेरे सामने लाकर रख देना चाहती हूं। उनकी आंखों में मेरे लिए जो सच्ची खुशी और गर्व था, उसे महसूस करके मेरे दिल में भी एक गर्माहट फैल गई। मैंने मुस्कुराकर धीरे से सिर हिला दिया। पापा ने घड़ी की तरफ देखा, फिर बोले, ठीक है, अब काफी देर हो चुकी है। आज सब लोग बहुत थक गए हैं, खासकर कीक्ष्या। आज अच्छी तरह आराम करो। इसके बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। अपने कमरे की ओर जाते हुए मैं साफ महसूस कर सकता था कि पूरे परिवार की आंखों में अब मेरे भविष्य को लेकर उम्मीदें भरी हुई थीं। अगली सुबह मम्मी मुझे और मेरी शिवांग को लेकर सीधे शॉपिंग मॉल पहुंच गईं। पूरी सुबह बस एक ही काम चलता रहा, कभी कपड़े पहनकर देखो, कभी बाल कटवाओ, कभी घड़ी चुनो। इतनी भागदौड़ के बाद मुझे लगने लगा कि मेरा शरीर अब टूटकर बिखर जाएगा। आखिरकार जब मैंने वह सफेद रंग का सूट पहनकर ट्रायल रूम से बाहर कदम रखा तो पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। इतनी खामोशी थी कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाती। मैंने आईने में खुद को देखा। सूट का रंग और उसकी फिटिंग दोनों मुझ पर बिल्कुल जंच रहे थे। उसने मेरी लंबी और सीधी काया को और भी आकर्षक बना दिया था। मैं पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और प्रभावशाली लग रहा था। हेयर स्टाइलिस्ट ने भी मेरे बालों को बेहद करीने से संवारा था। आईने में दिख रहा वह नौजवान, जिसकी आंखें गहरी और तेज थीं, अब सचमुच किसी बड़े और रईस परिवार के वारिस जैसा दिखाई दे रहा था। उसके व्यक्तित्व में एक ठंडी शालीनता थी, लेकिन उसी के भीतर एक जन्मजात शाही आभा भी साफ झलक रही थी। मम्मी सबसे पहले होश में आई। उन्होंने उत्साह से अपना मुंह ढक लिया। हे भगवान, बेटा तुम तो कितने हैंडसम लग रहे हो। मैंने देखा मे शिवंग की आंखों में भी प्रशंसा साफ झलक रही थी, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही मैं हंसते हुए बोल पड़ा, आप लोगों की नजर वाकई अच्छी है। मुझे भी लगता है कि मैं काफी हैंडसम हूं। मैंने मुस्कुराते हुए अपने कपड़ों की तरफ देखा और संतुष्टि से हल्का सा घूम गया, लेकिन अगले ही पल मेरे पेट ने जोर से विरोध करना शुरू कर दिया। मैंने तुरंत कहा, बस बस, अब मेरी तारीफ काफी हो गई। मुझे तो भूख से जान निकल रही है। चलो जल्दी कुछ खाने चलते हैं। मेरी बात सुनते ही मम्मी हंसते हंसते लौटपट हो गई और मे शिवांग ने तो सीधे अपना माथा पकड़ लिया। मुझे पूरा यकीन था वह मन ही मन यही सोच रही होगी, बस ये बोलना शुरू ना करे, बाकी सब बिल्कुल परफेक्ट है। तभी पीछे से एक महिला की मुस्कुराती हुई आवाज सुनाई दी, वांटिंग। अभी बाहर से आवाज सुनी तो लगा शायद तुम ही हो। अंदर आकर देखा तो सचमुच तुम ही निकली। मम्मी ने मुड़कर देखा, उनके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। वह आगे बढ़ी और बोली, अरे सीनिंग, क्या संयोग है, तुम भी शॉपिंग करने आई हो। उनकी बातचीत से मुझे पता चला यह शिव परिवार की बड़ी बहू ली शिनिंग थी। उनके साथ एक फैशनेबल युवक भी खड़ा था। उन्होंने बताया कि वह उनका बेटा शिव डेलियांग है, जो छुट्टियों में विदेश से वापस आया है। मम्मी ने मुझे और मेई शिवांग को अपने पास बुलाया। शिवांग, कुया, ये ली आंटी हैं। वैसे तो मुझे ऐसी औपचारिक मुलाकातों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मिशिवांग ने मुझे हल्का सा धक्का दिया। मैंने भी शिष्टाचार निभाते हुए कहा, नमस्ते ली आंटी। मैंने गौर किया, जैसे ही ली आंटी की नजर मुझ पर पड़ी, उनकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी और ठंडापन चमक उठा। शायद मेरे परिवार के असली और नकली बेटे वाली बात उनके सामाजिक दायरे में पहले ही फैल चुकी थी। वह एक तरफ हमारी खूब तारीफ कर रही थी और दूसरी तरफ मम्मी से कह रही थी, तुम्हारी किस्मत सचमुच बहुत अच्छी है। मैं और मे शिवांग एक तरफ खड़े थे और बड़ों की औपचारिक बातचीत सुन रहे थे। मैंने अनजाने में अपना पेट सहलाया, जो अब भूख से बुरी तरह गुड़गुड़ा रहा था। दिल ही दिल में बस यही दुआ कर रहा था
कि ये औपचारिकता जल्दी खत्म हो। शायद ली आंटी ने हमारी बेचैनी समझ ली। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सामने वाले कैफे में चलकर बैठते हैं, बड़ों की भी बात हो जाएगी और बच्चे भी एक दूसरे से परिचित हो जाएंगे। मम्मी मना नहीं कर सकी, उन्होंने मुस्कुराकर हामी भर दी। फिर हम सब साथ में मॉल के कैफे की ओर चल पड़े। लेकिन जैसे ही हम कैफे के दरवाजे तक पहुंचे, अचानक सब कुछ बदल गया। धड़ाम! एक तेज गोली की आवाज पूरे मॉल में गूंज उठी। ऐसा लगा मानो किसी ने पल भर में वहां का सारा सुकून चकनाचूर कर दिया हो। आह! चारों तरफ लोगों की चीखें गूंजने लगीं। हर कोई जान बचाकर भाग रहा था। मैंने तुरंत आवाज की दिशा में देखा। सामने एक ज्वेलरी शोरूम के बाहर काले नकाब पहने कई हथियारबंद लोग खड़े थे। उनमें से एक ने एक महिला को बंधक बना रखा था, दूसरे ने रोते हुए एक छोटे बच्चे को पकड़ रखा था और तीसरा बंदूक ताने भीड़ को धमका रहा था। उस एक पल में मेरे शरीर ने मेरे दिमाग से पहले प्रतिक्रिया दी। मेरी पूरी मांसपेशियां बिजली की तरह तन गईं। मेरी नजरें सीधे उन अपराधियों पर टिक गईं और मेरी मानसिक संवेदनाएं लगभग स्वाभाविक रूप से पूरे आसपास के क्षेत्र में फैल गईं। मेरी मानसिक संवेदनाएं किसी रडार की तरह एक ही पल में दुश्मनों की संख्या, उनके हथियार और उनकी स्थिति का सटीक अंदाजा लगा चुकी थीं। मेरे शरीर की वर्षों पुरानी युद्ध प्रवृत्ति पूरी तरह जाग उठी। मेरे पैर की उंगलियां हल्की सी हिलीं। मैं किसी छोड़े हुए तीर की तरह उन आतंकियों की ओर झपटने ही वाला था। अनगिनत जानलेवा लड़ाइयों ने यह प्रतिक्रिया मेरी हड्डियों तक में बसा दी थी। खतरा दिखाई दे तो बिना झिझक उसे खत्म कर दो। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ने वाला था, अचानक एक जोरदार ताकत ने मुझे पीछे खींच लिया। अगले ही पल एक गर्माहट से भरा लेकिन बुरी तरह कांपता हुआ शरीर बिना एक पल सोचे अपनी दोनों बाहें फैलाकर मुझे कसकर सीने से लगा लिया। उसी समय दूसरे हाथ से उसने घबराकर जड़ हो चुकी मेरी शिवांग को भी अपनी ओर खींच लिया। फिर हम दोनों को दीवार के कोने में बने सुरक्षित हिस्से में धकेल दिया। वह मां थी। मैं साफ साफ सुन सकता था उनके सीने में धड़कता हुआ दिल। डर के मारे उनकी धड़कन इतनी तेज थी कि उसकी आवाज मेरे कानों तक साफ पहुंच रही थी। पूरा शरीर कांप रहा था। फिर भी उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। अपने मजबूत नहीं बल्कि नाजुक से शरीर से हम दोनों को पूरी तरह ढक लिया। मां कांपती हुई आवाज में बोली, डरो मत, मां यहीं है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। जल्दी सिर नीचे कर लो, सब ठीक हो जाएगा, जरूर ठीक हो जाएगा। उस एक पल में मेरा वह दिल जो हमेशा बर्फ की तरह ठंडा और भावनाओं से खाली रहता था, जैसे किसी तपते लोहे ने उसे छू लिया हो। सीने के भीतर से उठी एक तीखी गर्माहट धीरे धीरे मेरी आंखों तक पहुंच गई। यह एहसास कि कोई अपनी जान की परवाह किए बिना सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए अपने शरीर को ढाल बना दे, मेरे लिए बेहद अनजान था। इतना अनजान कि मानो किसी पिछले जन्म की याद हो फिर भी वो पल इतना सच्चा था कि मेरी आत्मा तक कांप उठी। मैं अभी इस भावना को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक बगल से एक भयभीत चीख सुनाई दी, लियांग 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 लियांग। मैंने तुरंत सिर घुमाया। भीड़ की अफरा तफरी में शू डेलियांग न जाने कब लोगों की धक्का मुक्की में आगे निकल गया था और उसी समय भीड़ को खदेड़ रहा एक हथियारबंद अपराधी अपना हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने ही वाला था। उस अपराधी की डरावनी नजर अब पूरी तरह अकेले खड़े शू डेलियांग पर टिक चुकी थी। उसकी बंदूक का काला मुंह भी सीधे उसी की ओर उठ चुका था। उसी पल मैंने देखा कि ली सीनिंग के भीतर मां का प्रेम पूरी तरह उमड़ पड़ा। वह अपने बेटे को बचाने के लिए बिना कुछ सोचे दौड़ पड़ना चाहती थी, लेकिन उनके और बेटे के बीच की दूरी और बेटे का डर उन्हें समय पर वहां पहुंचने ही नहीं देता। ऐसे नाजुक पल में मेरी आंखों में तेज चमक कौंधी। मैं एक झटके में मां की बाहों से निकलकर बाहर कूद पड़ा। मेरी रफ्तार इतनी तेज थी कि पीछे सिर्फ एक धुंधली परछाई रह गई। दौड़ते दौड़ते मुझे लगा कि मेरे चमड़े के जूते रुकावट बन रहे हैं। मैंने बिना गति कम किए एडी के सहारे एक जूता झटके से उतार दिया। जैसे ही मैं अपराधी के करीब पहुंचा, मैंने उसी जूते को पूरी ताकत से उसकी ओर फेंक दिया। वह जूता किसी उड़ते हुए खंजर की तरह सीधे जाकर उसकी बंदूक पकड़ने वाली कलाई पर लगा। धप! जूते के टकराने की आवाज है और दर्द से निकली उसकी कराह लगभग एक साथ गूंज उठी। उसकी बंदूक का निशाना तुरंत बिगड़ गया। उसी क्षण जब उसने गुस्से और हैरानी से मेरी तरफ देखा, मैंने अपनी शक्तिशाली मानसिक शक्ति को एक अदृश्य सुई की तरह सीधे उसके दिमाग में घुसा दिया। आह! उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसका सिर बीच से फट गया हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बंदूक पकड़े उसका हाथ ढीला पड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। मैंने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। मौका मिलते ही मैंने आगे बढ़ती लिसनिंग को पकड़कर पीछे खींच लिया। यहीं रहिए, बिल्कुल मत हिलिए, धाइए। उसी समय एक और गोली चली। गोली पास के खंभे से टकराई। चिंगारियां चारों ओर बिखर गईं। भीड़ में फिर से अफरा तफरी मच गई। चारों तरफ चीखें गूंज उठीं। लेकिन मैंने किसी चीज की परवाह नहीं की। मैं फिर से बिजली की रफ्तार से दौड़ा। चीते जैसी फुर्ती से मैं शू डेलियांग के पास पहुंचा, जो अभी भी डर के मारे वहीं जड़ होकर खड़ा था। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ा और उसे लगभग घसीटते हुए सुरक्षित कोने तक ले आया। ली सिनिंग तुरंत उसे अपनी बाहों में भरकर रो पड़ी। लियांग लियांग, तुम ठीक तो हो? मां तो डर ही गई थी। डर और राहत के कारण उनके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं बिना रुके उनकी तरफ मुड़ा और ऊंची आवाज में कहा, आप सब यहीं रहिए, कोई भी बाहर नहीं आएगा। मां ने देखा कि मैं फिर से बाहर जाने वाला हूं। डर के मारे उनका दिल जैसे गले तक आ गया। उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। मत जाओ क्यूक्सिया, वहां बहुत खतरा है।
कृपया मत जाओ, पुलिस आने का इंतजार करते हैं। मैंने पीछे मुड़कर उनकी ओर देखा। मेरी आंखों में पहले से भी ज्यादा दृढ़ता और शांति थी। मैंने उनका ठंडा हाथ मजबूती से दबाया। मां, चिंता मत कीजिए, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। वहां अभी एक बच्चा और फंसा हुआ है, मैं उसे लेकर तुरंत वापस आता हूं। फिर मैंने मेई शिवांग की तरफ देखा और दृढ़ स्वर में कहा, मां का ख्याल रखना, तुम दोनों में से कोई भी बाहर नहीं आएगा। मेई शिवांग खुद भी डर से कांप रही थी, फिर भी आंखों में आंसू लिए चिल्लाई, भैया कृपया अपना ख्याल रखना। मैंने हल्के से सिर हिलाया। अगले ही पल मैं भीड़ और टूटे हुए सामान के बीच गायब हो गया। उधर पीछे से आए दूसरे अपराधियों ने अपने साथी को सिर पकड़कर तड़पते हुए देखा। वे हैरानी और गुस्से से भर उठे। उसी समय बंधक बनाई गई युवती को पकड़े उनका सरगना भी उसकी तरफ मुड़ा और गुस्से से दहाड़ा, किसने कहा था गोली चलाने को? तुमने पूरा प्लान बिगाड़ दिया। वह अपराधी अभी अपनी सफाई देने ही वाला था कि तभी बंधक बनी युवती ने उस रोते हुए बच्चे की आवाज सुन ली। यह सब देखकर वह युवती पूरी तरह टूट गई। वह छटपटाते हुए चीखी, मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो, जो करना है मेरे साथ करो, कृपया मेरे बच्चे को मत चोट पहुंचाना। उसी समय दूसरा अपराधी भी हांफता हुआ वहां पहुंचा। उसकी बाहों में वही छोटा बच्चा था। जैसे ही बच्चे ने अपनी मां की आवाज सुनी, वह भी जोर जोर से रोने लगा। यह दृश्य देखकर गिरोह का सरगना पूरी तरह झल्ला उठा। उसने पलटकर उस महिला के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। चुप हो जा, अगर फिर रोई तो अभी यहीं खत्म कर दूंगा। तभी एक दूसरे अपराधी ने झुंझलाकर कहा, बॉस, इस औरत को यहीं खत्म कर देते हैं, बच्चा लेकर भागना मुश्किल हो रहा है, यह औरत हमारे लिए बोझ है। सरगना की आंखों में हत्या की चमक उभर आई। उसने सचमुच बंदूक उठाई और महिला की तरफ तान दी। जैसे ही उसकी उंगली ट्रिगर दबाने वाली थी, मैं आसमान से टूटते हुए तूफान की तरह उसके सामने आ पहुंचा। मैंने पूरी ताकत से एक जबरदस्त उड़ती हुई लात उसके शरीर के किनारे पर मारी। चटाक, हड्डियां टूटने की साफ आवाज गूंज उठी। वह दर्द से चीखता हुआ हवा में उछल गया। मेरी लात की ताकत इतनी भयानक थी कि वह दूर जाकर पास के काउंटर से जा टकराया। बंधक बनी युवती तुरंत जमीन पर गिर पड़ी। वह स्तब्ध होकर मुझे ही देखती रह गई। उधर बच्चे को पकड़े दूसरा अपराधी भी इस अचानक हुए हमले से कुछ पल के लिए जड़ हो गया और मुझे बस उसी एक पल की जरूरत थी। मैं हवा की तरह उसके सामने पहुंचा, हाथ आगे बढ़ाया। एक तेज हरकत में मैंने रोते हुए बच्चे को उसकी बाहों से छीन लिया। फिर मैंने उसकी आंखों में देखते हुए ठंडी और तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, बस इतनी सी औकात है और चले थे लोगों का अपहरण करने। इतना कहते ही मैंने जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। उधर वह युवती आखिर होश में आई। वह कांपती हुई आवाज में चिल्लाई, शाबाओ, शाबाओ। उसकी पुकार सुनते ही मैंने अपनी बाहों में सिसक रहे बच्चे को सावधानी से उसकी मां की तरफ बढ़ा दिया। महिला लगभग झपटकर बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। उसने उसे सीने से कसकर लगा लिया। मां और बेटे को फिर से एक दूसरे से मिलता देखकर मेरी आंखों में जलता हुआ गुस्सा पहले से भी ज्यादा भड़क उठा। मैं धीरे धीरे मुड़ा और मेरी नजर सीधे उस अपराधी पर जाकर टिक गई जो बच्चे को पकड़े हुए था। मैंने अपनी कलाई घुमाते हुए बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, चेहरे पर नकाब पहन लिया तो खुद को बहुत बड़ा आदमी समझने लगा। इतना कहते ही मैंने पूरी ताकत से उसके चेहरे पर मुक्का जड़ दिया। धड़ाम। चेहरा छिपा लेने से तुझे लगता है कि जो चाहे करेगा और लोगों की जिंदगी बर्बाद करेगा? आह, उसकी दर्द भरी चीख पूरे हॉल में गूंज उठी। मेरे मुक्के से उसकी नाक की हड्डी तुरंत टूट गई। खून चारों तरफ छिटक गया। मैंने बिना रुके फिर एक मुक्का मारा। नकाब इसलिए पहना है क्योंकि चेहरा बदसूरत है या इसलिए कि मरने से डर लगता है? जब दूसरों पर जुल्म करने निकले हो तो पिटने के लिए भी तैयार रहो। आज अगर तुम्हारी अकड़ नहीं निकाल दी तो मेरा नाम भी QIXIA नहीं। मेरे मुक्के लोहे के हथौड़ों की तरह लगातार बरस रहे थे। हर वार के साथ हड्डियां चटकने की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसे लोगों से निपटने के लिए मुझे अपनी मानसिक शक्ति इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं थी। सिर्फ मुट्ठियों से उन्हें सबक सिखाना मेरे गुस्से को ज्यादा ठंडा कर रहा था। चटाक, कड़क। मेरे लगातार हमलों के सामने उसके पास जरा भी जवाब देने की ताकत नहीं बची। उसी समय मेरी नजर के कोने से मैंने देखा कि जिसे मैंने पहले लात मारकर दूर फेंका था, वही सरगना जिसकी पसलियां टूट चुकी थीं, धीरे धीरे होश में आ गया था। उसकी आंखों में पागलपन और नफरत भरी हुई थी। उसने जमीन पर गिरी बंदूक उठाई और कांपते हाथों से उस मां और बच्चे की तरफ निशाना साध लिया। लेकिन मेरी मानसिक शक्ति पूरे इलाके पर पहले से फैली हुई थी। जैसे ही उसके मन में हत्या का इरादा पैदा हुआ, मुझे उसका एहसास हो गया। मैं तुरंत पलटा। मेरी मानसिक शक्ति एक अदृश्य पहाड़ की तरह सीधे उसके चेतना केंद्र पर जा गिरी। अगले ही पल वह बिना एक आवाज निकाले फिर से बेहोश होकर गिर पड़ा। मैं धीरे धीरे उसके पास गया, उसकी बंदूक पर अपना पैर रखा और हल्का सा दबाव डाला। चर मजबूत धातु की बनी वह पिस्तौल मेरे पैर के नीचे ही टेढ़ी होकर बेकार हो गई। फिर मैंने उसे मरे हुए कुत्ते की तरह घसीट कर उठाया और उसके चेहरे पर फिर से बेरहमी से मुक्के बरसाने लगा। चोरी छिपे हमला करेगा, देखता हूं आज तुझे कैसे नहीं तोड़ता। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी मां को डराने की? जब तक वह अधमरा नहीं हो गया, मैं रुका ही नहीं। फिर उसे कूड़े की तरह जमीन पर फेंक दिया। कुछ ही पलों में पूरा घटनास्थल पूरी तरह मेरे नियंत्रण में आ चुका था। हवा में बारूद की गंध फैली हुई थी, खून की तेज गंध भी महसूस हो रही थी और उसके साथ डर और स्तब्धता का माहौल पूरे मॉल में फैल चुका था। इसी समय पुलिस मौके पर पहुंच गई। भीड़ के बीच मैंने तुरंत ऑफिसर वांग को पहचान लिया।
जैसे ही उन्होंने सामने का हाल देखा, उनका चेहरा बदल गया। वह फौरन मेरी तरफ दौड़े और जोर से चिल्लाए, क्यूक्सिया, बस करो। इतना कहते हुए वो और उनके साथी दौड़कर आए और मुझे पीछे खींचने लगे। मैं तो अभी पूरे जोश में था, अचानक किसी ने नाम लेकर पुकारा तो मैं थोड़ा झुंझला गया, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, सामने ऑफिसर वांग थे। मैं तुरंत मुस्कुराकर बोला, ऑफिसर वांग, देखिए, मैंने तीनों अपराधियों को पकड़ लिया। ये लोग दिन दहाड़े बच्चे का अपहरण कर रहे थे, जल्दी इन्हें गिरफ्तार कीजिए। उन्होंने मुझे पीछे खींच लिया। मैंने भी उन तीनों की तरफ देखा। तीनों के चेहरे पहचान में नहीं आ रहे थे, लेकिन मुझे जरा भी अफसोस नहीं हुआ। उल्टा मैं मुस्कुराते हुए ऐसे खड़ा था मानो किसी इनाम का इंतजार कर रहा हूं। मेरे चेहरे पर साफ लिखा था, देखा मैंने कितना अच्छा काम किया। ऑफिसर वांग मुझे बेबसी से देखते रहे। लग रहा था उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि पहले मेरी तारीफ करें या डांटें। जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तो मैंने आंखें घुमाई और उन अपराधियों की तरफ इशारा करते हुए बोला, ऑफिसर वांग। मैं तो फिर से जाकर उन्हें दो चार लातें और मारने वाला था, लेकिन कई पुलिस वालों ने मिलकर मुझे कसकर पकड़ लिया। शायद उन्हें भी समझ आ गया था कि मेरी ताकत संभालना आसान नहीं है। ऑफिसर वांग गुस्से में गरज पड़े, बस भी करो, इतना मार चुके हो, और कितना मारोगे? कितनी बार कहा है, हाथ संभाल कर चलाया करो। अगर ये लोग थोड़े और कमजोर होते तो तुम सीधे जेल चले जाते, समझे? मैंने तुरंत नाराज होकर जवाब दिया, ऑफिसर वांग, ये अपराधी हैं, मैंने लोगों की जान बचाई है, इसे बहादुरी कहते हैं, समझे? और मैंने पहले भी कहा था, मुझे पता होता है कि कितना मारना है, आप बेकार की चिंता मत कीजिए। ऑफिसर वांग के माथे की नसें उभर आईं। वह कुछ और कहने ही वाले थे कि मैंने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए, ठुड्डी ऊपर उठाई और सीधे उनसे पूछ बैठा, तो क्या मैं तब तक इंतजार करता जब तक ये किसी को सच में मार नहीं देते? मेरी यह बात सुनकर वह कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गए। उनके चेहरे पर साफ लिखा था कि उन्हें गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन पहले पूरे घटनास्थल को संभालना भी जरूरी है। मुझे तो बिल्कुल भी तनाव नहीं था, लेकिन उसी समय मुझे मां की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, क्युक्सिया, जल्दी इधर आओ। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मां और मे शिवांग दोनों ही बेहद घबराई हुई थीं। उन्हें पुलिस वालों ने सुरक्षा के लिए बाहर ही रोक रखा था, लेकिन मुझे जरा भी घबराहट नहीं थी। मैं मुस्कुराते हुए बोला, मां, मैं बिल्कुल ठीक हूं। देखिए, मैं उस बच्चे को भी बचाकर ले आया। बताइए मैं कितना शानदार हूं। मां ने मुझे सिर से पांव तक ध्यान से देखा। यह पक्का कर लेने के बाद कि मुझे कोई चोट नहीं लगी, उन्होंने आखिर राहत की सांस ली। लेकिन उनकी अगली बात ने मेरा दिल हिला दिया। तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम हमें डराकर मार देना चाहते थे? उन लोगों के पास बंदूकें थीं और तुम निहत्थे उनके सामने दौड़ पड़े। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। वह आगे कुछ बोल ही नहीं सकी। उनकी आवाज भर्रा गई, आंखें लाल हो गईं और आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उन्हें इस तरह रोते देखकर अजीब बात थी, लेकिन मेरे मन में एक अनोखी शांति उतर आई। मैं तो पहले मजाक में कहने वाला था, मैं तो दुनिया में सबसे ताकतवर हूं, लेकिन उनकी डरी हुई आंखें देखकर वह बात मेरे होंठों तक आकर रुक गई। मैंने धीरे से कहा, ठीक है, आगे से मैं ज्यादा सावधानी रखूंगा। अब आप मत रोइए। पास खड़ी मे शिवांग भी नाराजगी से बोली, भैया, आपको हमारी बात माननी चाहिए। आज जो हुआ वह सचमुच बहुत खतरनाक था। अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारा पूरा परिवार टूट जाता। इतना सारा अपनापन, इतनी चिंता, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इसका जवाब कैसे दूं। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही ऑफिसर वांग हमारे पास आ गए। उन्होंने गंभीर लेकिन नरम स्वर में कहा, मिसेस मेई, घटना स्थल अब पूरी तरह नियंत्रण में है, लेकिन नियम के अनुसार क्यूशिया को हमारे साथ थाने चलकर बयान दर्ज कराना होगा। मां भले ही परेशान थी, लेकिन उन्हें पता था कि यह कानूनी प्रक्रिया है। उन्होंने चुपचाप सिर हिला दिया। बयान दर्ज होने के बाद मुझे पता चला कि शू देलियंग के पैर की एड़ी में मोच आ गई थी, इसलिए उसे पहले ही घर भेज दिया गया था ताकि डॉक्टर उसका इलाज कर सकें। मां ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, लीशिनिंग ने खास तौर पर तुम्हारा धन्यवाद कहा है। उन्होंने कहा, अगर तुम नहीं होते तो लियंगलियंग का क्या होता? यह सुनते ही मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मैं हंसते हुए बोला, अरे, ये तो छोटी सी बात थी। जब किसी के साथ अन्याय हो तो भला कौन चुप बैठ सकता है? मेरे चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी मानो खुशी के मारे मेरी पूंछ ही निकल आएगी। कुछ देर बाद मेई पिता और मेई लियंगशन भी जल्दी जल्दी थाने पहुंच गए। उन्होंने मुझे आराम से मुस्कुराते हुए देखा तो कुछ पल के लिए बिल्कुल निरुत्तर रह गए, लेकिन यह देखकर कि हम सब सुरक्षित हैं, आखिर उनके दिल को सुकून मिला। मेई पिता तुरंत मेरे पास आए और घबराकर बोले, सब ठीक है ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? उन्होंने बात पूरी भी नहीं की थी कि मैंने तुरंत सीना ठोककर कहा, चिंता मत कीजिए, जब तक मैं हूं सब सुरक्षित है, सब कुछ संभाल लिया गया है। मुझे यूं उछलते कूदते देखकर माँ पिता ने आखिर राहत की सांस ली। उसके बाद हम सब घर लौट आए। किसी तरह रात का खाना खाया, लेकिन पूरे घर का माहौल अब भी भारी था। माँ ने तुरंत नौकरों को मन शांत करने वाला काढ़ा बनाने का आदेश दिया। पिछले कुछ दिनों में लगातार हुई घटनाओं ने उन्हें भीतर तक डरा दिया था। उधर मेरे पिता अपने अध्ययन कक्ष में मेशिवंग से पूरी घटना विस्तार से सुन रहे थे। जितना ज्यादा वह सुनते गए उतना ही उनके मन में डर और चिंता बढ़ती गई। उन्हें अपने बेटे पर गर्व भी था, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा था कि उससे कैसे बात करें। एक बात और उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, मैं तो रोज पढ़ाई करता था, फिर अचानक मेरे पास इतनी जबरदस्त लड़ने की ताकत कहां से आ गई? आखिर वे दोनों फिर से ड्राइंग रूम में आए। उनके चेहरों पर साफ लिखा था
कि अब उन्हें मुझसे इसका जवाब चाहिए। मैंने बिना घबराए फौरन एक बहाना गढ़ लिया। मैंने सहजता से जवाब दिया, ये लड़ने की कला मैंने पार्ट टाइम नौकरी करते समय एक ताइक्वांडो सेंटर में सीखी थी। आखिर मैं एक अनाथ था, और स्कूल भी तो एक छोटा सा समाज ही होता है, जहां लोग होते हैं वहां टकराव भी होते हैं। ये सुनते ही मेरे पिता का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, कीचिया, पापा जानते हैं कि आज तुमने लोगों की जान बचाई, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे से ऐसी खतरनाक स्थिति में इतना लापरवाह मत बनना। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए समझाया, पापा जानते हैं कि तुम बहुत काबिल हो, तुम बहुत से लोगों से ज्यादा मजबूत हो, लेकिन अगर कुछ उल्टा हो जाता तो? अगर सामने 2 नहीं 10 अपराधी होते तो? अगर उनके पास और भी खतरनाक हथियार होते तो? आज उनके हाथ में बंदूक थी। तुम चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आखिर तुम्हारा शरीर भी इंसानी ही है। क्या तुम सचमुच गोली से तेज हो सकते हो? अगर तुम्हें चोट लग जाती या उससे भी बुरा कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हें दूसरी बार खोने का दर्द सहें? वो दर्द हम दोबारा कभी नहीं झेल पाएंगे। पास बैठे मे लियांगसिन भी बोल पड़े, हाँ बिल्कुल, जरा सोचो तो सही, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर इतनी सारी स्वादिष्ट चीजें कौन खाता? आज वाले बड़े बड़े लॉबस्टर, ब्रेज्ड पोर्क ट्रॉटर्स, और अभी तो न जाने कितने स्वादिष्ट खाने तुमने चखे भी नहीं है। मैंने होंठ फुला लिए। मुझे अच्छा नहीं लगा कि मुझे खाने का लालच देकर समझाया जा रहा था, लेकिन जब मैंने उनकी आंखों में छिपी चिंता देखी तो मेरा दिल फिर पिघल गया। असल में मेरी ताकत और मेरी हालत को देखते हुए कोई भी मुझे आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन अगर मैं ये बात कहता तो शायद कोई यकीन नहीं करता। सबको यही लगता कि मैं बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रहा हूं। आखिरकार मैंने हाथ में पकड़ा हुआ नाश्ता नीचे रख दिया और आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिलाकर कहा, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रखूंगा। आगे से जितना हो सकेगा बिना सोचे समझे खतरे में नहीं कूदूंगा। मेरी बात सुनते ही मेरे पिता ने राहत की लंबी सांस ली। उन्हें लगा कि उनका बेटा आखिर उनकी बात मान गया, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरी जिंदगी की असली रोमांचक कहानी अभी तो बस शुरू हुई थी। फिलहाल वो सिर्फ इस बात की खुशी में डूबे हुए थे कि उनका बेटा उनकी बात सुनने लगा है। उन्हें आने वाले तूफानों की जरा भी भनक नहीं थी। अगली सुबह सूरज की सुनहरी किरणें डाइनिंग रूम की बड़ी कांच की खिड़कियों से अंदर आ रही थीं। मैं इसी जम्हाई लेते हुए बिखरे बालों के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरी। वह अभी ब्रंच करने ही वाली थी कि उसने माँ और बड़ी बहन को कल मॉल में हुई खौफनाक घटना के बारे में बात करते हुए सुना। वह ऐसे उछल पड़ी मानो किसी ने उसकी पूंछ पर पैर रख दिया हो। उसने घबराकर पूछा, क्या कल मॉल में बंदूकधारी अपराधी थे और आप लोग वहीं मौजूद थे? मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? उसके चेहरे पर डर भी था और शिकायत भी। मैं बगल में बैठा आलू के चिप्स खाते हुए उसे देखकर बोला, तुझे बताकर क्या होता? कल तो तू कमरे में गेम खेलते खेलते बेहोश होकर सो गई थी, छोटे से सुअर की तरह सो रही थी। अगर बता भी देते तो क्या करती? भागकर अपराधियों से लड़ने चली जाती। मैंने गर्व से ठुड्डी उठाई। वैसे भी जब मैं वहां था तो माँ और सब लोग बिल्कुल सुरक्षित थे। तू बेकार की चिंता कर रही है। मैं इसी कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसके पास मेरी बात का कोई जवाब नहीं था। आखिर उसने माँ की तरफ मुड़कर पूछा, माँ, आप लोग सच में ठीक है ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? बहुत डर गए होंगे। रूअन वॉन्टिंग ने अपनी छोटी बेटी की चिंता देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हम सब ठीक हैं। अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन उन्हें अचानक पिछली रात की बात याद आ गई, जब मैं इसी को खाने के लिए भी उठाया नहीं जा सका था। माँ ने तुरंत गंभीर चेहरा बना लिया, लेकिन तुम मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। अब से रात भर जागकर गेम नहीं खेलोगी। अगर फिर ऐसा किया तो अगले 3 महीने की पूरी पॉकेट मनी बंद कर दूंगी। फिर कुछ भी खरीद नहीं पाओगी, सिर्फ पछताती रह जाओगी। यह सुनते ही मैं इसी का चेहरा उतर गया। वह दुखी होकर बोली, माँ, छुट्टियां चल रही हैं, इतना भी खेलने नहीं दोगी? माँ ने उसे डांटने के बाद अपनी नजर मेरी तरफ मोड़ी। उनकी आंखों में ममता और अपनापन था। क्यूक्सिया, माँ तुमसे एक बात करना चाहती है। मैं खाते खाते ही बोला, कौन सी बात? माँ मुस्कुराई। कल रात मैं और तुम्हारे पापा बात कर रहे थे। हम पहले तुम्हारा नाम बदलने की सोच रहे थे, लेकिन फिर लगा शायद तुम्हें अपना पुराना नाम छोड़ना अच्छा ना लगे, इसलिए पहले तुम्हारी राय जानना चाहते हैं। क्या तुम अपना नाम बदलना चाहते हो? मेरे हाथ एक पल के लिए रुक गए। फिर मैंने सामान्य भाव से खाना जारी रखा। जरूरत नहीं, मैं क्यूक्सिया ही ठीक हूं। यह नाम मेरे पुराने जीवन की सारी यादें समेटे हुए हैं। मैं इसे बदलना नहीं चाहता। माँ ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मुझे भी लगा था कि तुम यही कहोगे, इसलिए हमने एक और तरीका सोचा है। तुम्हारे आधिकारिक नाम में सिर्फ मई उपनाम जोड़ देते हैं, यानी मेचिचिया। तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आखिर नाम के आगे एक उपनाम ही तो जुड़ना था। मैं तो वही रहने वाला था, इसलिए मैंने बिना झिझक सिर हिलाया। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप लोगों को जैसा ठीक लगे वैसा कर दीजिए। मेरे लिए यह फैसला ऐसा था जैसे कोई मौसम के बारे में पूछ रहा हो। माँ मेरी बेफिक्र मुस्कान देखकर एक साथ हंस भी पड़ी और उनका दिल भी भर आया। उन्हें पता था कि मैं दिखावे से ज्यादा रिश्तों को महत्व देता हूं, इसलिए उन्होंने निश्चिंत होकर आगे की तैयारी शुरू कर दी। इस दुनिया में आने के बाद मैं लगातार तनाव में जी रहा था। पहले नई यादों और नए शरीर को अपनाना,
फिर अपनी पहचान वापस पाना और दुश्मनों से हिसाब चुकता करना। अब जाकर सब कुछ धीरे धीरे शांत होने लगा था। आखिरकार मैं खुलकर इस दुनिया का आनंद लेने लगा। यहाँ स्वादिष्ट खाने की कोई कमी नहीं थी, मनोरंजन के अनगिनत कार्यक्रम थे। ये दुनिया मेरी पुरानी दुनिया से कहीं ज्यादा रंगीन थी। वहां सिर्फ ठंडी धातु की दीवारें, सुरक्षात्मक कक्ष और बेस्वाद पोषक द्रव थे। लेकिन यहां मैं खुलकर सांस ले सकता था, आजादी से जी सकता था। सोचते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान फैल गई। हाँ, 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 मेरी हंसी पूरे घर में गूंज उठी। उधर मेरे पिता और मे लियांगसिन अभी ड्राइंग रूम में पहुंचे भी नहीं थे कि उन्होंने मेरी हंसी सुन ली। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। उन्हें लगा मैं फिर कोई मजेदार फिल्म या शो देख रहा हूं। मेरे पिता मुस्कुराते हुए अंदर आए। उन्होंने देखा कि मैं आराम से सोफे में धंसा हुआ था। उन्होंने हंसकर पूछा, क्या देख रहे हो? इतना हंस क्यों रहे हो? मैं हंसते हंसते आंखों से आंसू पोंछते हुए बोला, पापा आ गए, मैं फिल्म देख रहा हूं, बहुत मजेदार है। इतना कहकर मैं फिर स्क्रीन की तरफ देखने लगा। रात के खाने के बाद पूरा परिवार पहली बार आराम से ड्राइंग रूम में बैठा था। कुछ देर चुप रहने के बाद मेरे पिता ने मेरी तरफ देखा। किक्शिया, यहां आए हुए कुछ दिन हो गए, अब सब ठीक लग रहा है? मैंने स्क्रीन से नजर हटाए बिना जवाब दिया, ठीक, मुझे तो यहां बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी आवाज में संतोष साफ झलक रहा था। सब लोग मुझे देखकर मुस्कुरा दिए। कुछ पल बाद मेरे पिता का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, किक्शिया, शाओ चुशेंग के मामले में फैसला आ गया है। यह सुनते ही मैंने मोबाइल नीचे रख दिया। मेरे चेहरे की मुस्कान भी गायब हो गई। मैं चुपचाप उनकी तरफ देखने लगा। उन्होंने आगे कहा, उसे 20 साल की सजा हुई है, अब वह दोबारा तुम्हारे सामने नहीं आएगा, तुम निश्चिंत रहो। और 20 साल बाद कौन जाने वह किस हालत में बाहर निकले। उनकी आवाज में दबा हुआ गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। जैसे ही उन्हें शाओ चुशेंग के किए हुए अत्याचार याद आए, उनकी मुट्ठियां अनजाने में भींच गईं। उसने मेरे बेटे के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? उन्होंने जो जानकारी जुटाई थी उससे उन्हें पता चल चुका था कि अनाथालय के दिनों से ही शाओ चुशेंग मुझे सताता आया था और आखिर में उसने मेरी जान लेने तक की कोशिश की। यह सोचकर उन्हें मुझ पर गर्व भी हुआ और मेरे लिए दिल भी भर आया। कुछ देर बाद उन्हें जैसे कुछ याद आया। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम्हारे मन में अभी भी कोई इच्छा है या कुछ करना चाहते हो तो मुझे बता देना, पापा उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैंने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, पापा, क्या आप एक व्यवस्था कर सकते हैं? मैं उसे एक बार मिलना चाहता हूं। मेरे पिता समझ नहीं पाए कि मैं अभी शाओ चुशेंग से क्यों मिलना चाहता हूं, लेकिन अपने बड़े बेटे की इच्छा वह कभी नहीं टालते थे। उन्होंने सिर हिलाकर कहा, अगर तुम मिलना चाहते हो तो मैं व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन याद रखना, उसकी किसी बात में मत आना और उस पर जरा भी तरस मत खाना। यह सुनकर मैं हंस पड़ा। तरस? आप मजाक कर रहे हैं? मैंने अगर उसे वहीं पीटना शुरू नहीं किया तो वही मेरी सबसे बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे मन में उस असली क्यूक्सिया की छवि उभर आई, उस लड़के को जिसे खुशियों से भरी जिंदगी मिलनी चाहिए थी, लेकिन उजाला आने से ठीक पहले उसकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दी गई। यही शाओ चुशेंग का सबसे बड़ा और अक्षम्य अपराध था। कुछ देर बाद मेरे पिता ने विषय बदल दिया। उनकी आवाज पहले से कहीं अधिक गंभीर थी। क्यूक्सिया, कुछ दिनों बाद तुम्हारे दादाजी के पास समय होगा। मैं तुम्हें उनसे मिलवाना चाहता हूं। न जाने क्यों जैसे ही यह बात कही गई, मैंने तुरंत महसूस किया कि पूरे ड्राइंग रूम का माहौल बदल गया। मेई शिवांग और मेई यिसी दोनों के चेहरों पर साफ नापसंदगी दिखाई देने लगी। मेई लियांगसिन के चेहरे पर भी असहजता झलक रही थी और मां ने बस हल्की सी सांस भर दी। मैंने मन ही मन सोचा, लगता है यहां कोई दिलचस्प कहानी छिपी हुई है। शायद मेरे पिता ने भी सबकी प्रतिक्रिया देख ली थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, कीक्शिया, मेरे परिवार के सीधे रिश्तेदारों में अब सिर्फ तुम्हारे दादाजी ही बचे हैं। बाकी सभी बड़े बुजुर्ग उसी पीढ़ी के हैं। कुछ लोग तुम्हारे पहचान समारोह में आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, लेकिन नए साल पर सबसे मिलना होगा। तुम्हारी दादी का 6 साल पहले निधन हो चुका है। तुम्हारे दूसरे चाचा भी बहुत पहले गुजर चुके हैं। उनका एक बेटा है, मे जिबो। शायद समारोह में उससे मुलाकात होगी। वह शांत स्वभाव का लड़का है। अगर मन मिले तो उससे दोस्ती कर सकते हो। तुम्हारे एक फूफा भी हैं जो हाइशी में रहते हैं। समारोह में उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। उन्होंने धीरे धीरे पूरे परिवार का परिचय कराया। अब मुझे मेरे परिवार के बारे में काफी कुछ समझ आ चुका था, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि मेरे पिता अभी भी कुछ बातें छिपा रहे हैं। जब भी उनके मन में पुराने घर की याद आती, उनके चेहरे पर दबा हुआ गुस्सा साफ दिखाई देता। शायद वह मुझे बेवजह परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जब तुम वहां जाओ, अगर किसी की कोई बात अच्छी न लगे तो उसे दिल पर मत लेना, और अगर तुम्हें सच में अपने दादाजी पसंद ना आए तो मुझे बता देना। मैं तुम्हें कभी किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। उनकी यह बात सुनते ही घर का माहौल और भी भारी हो गया। मेरे यिसी ने हल्की सी नाराज आवाज निकाली, लेकिन मेरे पिता ने बस एक सख्त नजर डाली और वह तुरंत चुप हो गई। सबकी प्रतिक्रिया देखकर मेरी उत्सुकता और बढ़ गई। मैं मुस्कुराकर बोला, चिंता मत कीजिए पापा, मैं दादाजी से ठीक से बात करूंगा। लेकिन मन ही मन मैंने जोड़ दिया, अगर उन्होंने मुझे छेड़ा तो फिर नतीजे की जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। मेरे पिता ने संतोष से सिर हिलाया।
फिर कुछ थके हुए से ऊपर आराम करने चले गए। माँ भी उनके साथ चली गई। मे लंगसन अपने काम के लिए अध्ययन कक्ष में चला गया। जैसे ही मे येसी चुपके से निकलने लगी, मैंने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लिया। अरे, तुम क्या कर रहे हो? वह छूटने की कोशिश करने लगी। मैंने उसे रोके रखा और धीरे से पूछा, सच सच बताओ, दादाजी का नाम आते ही तुम सबके चेहरे क्यों बदल जाते हैं? पुराने घर में आखिर ऐसा क्या राज छिपा है? जल्दी बताओ। मे येसी ने होंठ सिकोड़ लिए। मैं नहीं बताने वाली। उसका नाम लेते ही मेरा मूड खराब हो जाता है। तुम खुद जाकर देख लेना। बस थोड़ा सावधान रहना। इतना कहकर उसने मौका देखकर खुद को छुड़ाया और भाग गई। मैं उसकी जाती हुई पीठ को देखता रहा, फिर मुस्कुराकर अपनी ठुड्डी सहलाई। मेरी आंखों में उत्साह चमक रहा था। लगता है मेरे परिवार का पुराना घर सचमुच रहस्यों से भरा हुआ है। कोई बात नहीं, जो भी मुझे परेशान करेगा उसे मुझसे निपटना पड़ेगा। मेरे पिता ने बहुत जल्दी सारी व्यवस्था कर दी। अगले ही दिन मुझे शाओ चुशेंग से मिलने की अनुमति मिल गई। जेल के मुलाकात कक्ष में एक प्रहरी जोर से चिल्लाया, कैदी नंबर 9527, बाहर आओ। तुमसे मिलने कोई आया है? कैदी नंबर 9527, यानी शाओ चुशेंग ने धीरे से सिर उठाया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आंखें बिल्कुल सूनी हो चुकी थीं। वह मशीन की तरह प्रहरी के पीछे पीछे चल पड़ा। उसके मन में एक ही सवाल था, मुझसे मिलने कौन आया होगा? जेल आने के बाद सिर्फ शुरुआत में अनाथालय के संचालक एक बार उससे मिलने आए थे। उसके बाद कोई भी नहीं आया। वह अब भी समझ नहीं पा रहा था कि उसकी जिंदगी आखिर इस मोड़ पर कैसे पहुंच गई। उसे हमेशा लगता था कि उसका भविष्य शानदार होगा, लेकिन आज वह जेल की सलाखों के पीछे था। जैसे ही वह मुलाकात कक्ष में पहुंचा, मोटी बुलेट प्रूफ कांच की दीवार के उस पार उसने मुझे देखा। मैं साफ सुथरे कपड़ों में स्वस्थ और शांत बैठा था। उसी पल उसके भीतर दबी हुई सारी नफरत और ईर्ष्या फट पड़ी। वह पागलों की तरह कांच की तरफ झपटा। उसका चेहरा पूरी तरह विकृत हो चुका था। वह दोनों हाथों से कांच पीटने लगा। उसके होंठ लगातार हिल रहे थे, मानो मुझे भयानक श्राप दे रहा हो। मैं शांत भाव से अपनी कुर्सी पर बैठा रहा, उसकी बेबस तड़प को चुपचाप देखता रहा। कांच की आवाज रोधी दीवार इतनी मजबूत थी कि मैं उसके मुंह से निकली एक भी गाली नहीं सुन पा रहा था। मैंने मन ही मन सोचा, अच्छा ही है, कम से कम उसके जहर भरे शब्द तो नहीं सुनने पड़ रहे। बस अफसोस यही था कि यह कांच मुझे अंदर जाकर उसके सारे दांत तोड़ने नहीं दे रहा था। इतने में जेल के प्रहरी दौड़कर आए और शाओ चूशेंग को जोर से पकड़ लिया। उन्होंने सख्त आवाज में चेतावनी दी, कैदी नंबर 9527, शांत हो जाओ। अगर फिर हंगामा किया किट्स, तो सीधे एकांत कारावास में भेज दिए जाओगे। उसे काबू में कर लिया गया, लेकिन उसकी खून से भरी आंखें अब भी मुझे घूर रही थीं। अगर नजरें जान ले सकती तो शायद मैं उसी पल मर चुका होता। लेकिन मैं आज यहां सिर्फ उसका तमाशा देखने नहीं आया था। मैंने अपनी मानसिक शक्ति सक्रिय की। मेरी नजरें सीधे उसकी आंखों में टिक गईं। फिर अपनी चेतना को बारीक सुई की तरह उसके मानसिक संसार में उतार दिया। मैंने उसके भीतर एक ऐसा अंतहीन दुस्वप्न छोड़ दिया जो अगले 20 वर्षों तक बार बार उसके सामने लौटता रहेगा।